है। जैसे अगर हम अपने सांस्कृतिक उसकी बात करें, कल्चरल एटमॉस्फेयर की बात करें या हमारी कल्चरल हेरिटेज की बात करें और हम अपनी इकोनॉमिक जो हमारी वो हेरिटेज है उसकी अगर बात करें, तो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था रही उसने हमारी सांस्कृतिक धरोहर, हमारी आर्थिक धरोहर, हमारी आर्थिक व्यवस्था, इंडिजीनियस आपकी इकोनॉमिक सिस्टम, आपका इंडिजीनियस कल्चरल सिस्टम, आपका इंडिजीनियस सोशल सिस्टम, उन सबको कहीं ना कहीं एक तरीके से उन उसको उसको सहेजते हुए हमारी शिक्षा व्यवस्था रही। लेकिन पिछले कई सालों में अगर आप 1947 के बाद से देखें, क्योंकि 1947 से पहले हम इसलिए भी उस चीज को बहुत ज्यादा नोटिस नहीं करते या उसको बहुत ज्यादा काउंट नहीं करते, क्योंकि उस वक्त हम जो थे वो आजाद भारत नहीं था। निर्णय लेने की जो क्षमता, जो जो ताकत थी वो हमारी नहीं थी। हम डिसीजन मेकिंग हैंड पे नहीं थे। लेकिन 1947 के बाद हमारे पास निर्णय लेने की जो पावर है, वो जो शक्ति है, वो हमारे पास आई। जब हम एजुकेशन सिस्टम को पढ़ना शुरू करते हैं तो कई जगह आपको मिलेगा कि मैकाले जो हैं उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को भारत में सुदृढ़ किया। लेकिन इस चीज को कभी नहीं भूलना चाहिए कि मैकाले जो शिक्षा व्यवस्था हिंदुस्तान में लेकर आए थे, वो इसलिए नहीं, वो जो एक साइकोलॉजी थी, वो जो एक उनका उनकी जो सोच थी उसके पीछे, वो ये नहीं थी कि भारत के लोगों को उन्हें शिक्षित करना था। उन्हें उनकी जो प्लानिंग थी इस देश में रहने की और इस देश पर राज करने की, वो शायद बहुत लंबी रही होगी। तो उन्होंने अपने लिए कुछ ऐसे ऐसे लोगों को तैयार करने के लिए शिक्षा व्यवस्था को हिंदुस्तान में वो लाए, जो उनके प्रशासनिक कार्यों में उनको मदद कर सके। तो उन्होंने जो शिक्षा व्यवस्था की जो स्थापना इस देश में की, वो उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से की, अपने परसेप्शन से की, अपनी ज़रूरतों के लिए की। वो हमारी ज़रूरतों के लिए या हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को सम्मान देते हुए उन्होंने शिक्षा व्यवस्था जो थी, उसको यहाँ पर लागू नहीं किया था। फिर 1947 के बाद जब हमारे हाथ में शक्तियां आती हैं कि हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को अपने अनुसार कहीं ना कहीं लेकर जाएंगे और अपने देश की, अपनी संस्कृति, अपने अपने अपनी सामाजिक और आर्थिक जो हमारी पहचान है उसको अगर हम बरकरार रखेंगे, तो उसके लिए हमारी व्यवस्था हमारे हाथ में थी। लेकिन अगर आप रिफॉर्म्स को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हर हर निर्णय पर, हर नीति पर जो है, उस समय की जो समसामयिक जो कंटेम्पररी जो आपका जो कल्चर होता है, जो चेंज होते हैं, जो नेशनल इंटरनेशनल प्रेशर होते हैं और उस टाइम की जो कंटेम्पररी नीड्स होती हैं, हमेशा डिसीजन उसके अकॉर्डिंग होते हैं। तो 1947 के बाद जब इस देश आजाद हुआ तो बहुत बड़ी जरूरत यहाँ बाजार की थी, रोजगार की थी और अपने आप को उन बहुत सारे देशों के स्तर तक ले जाने की थी, जो देश अपने आप को डेवलप्ड कहते हैं या जो दूसरी जगहों पर अपने व्यापार कर रहे थे, तो हम एक डेवलपिंग कंट्री जो थी उसने अपनी व्यवस्थाओं को उस तरीके से एस्टैब्लिश किया और हमारे यहाँ उस तरीके की शिक्षा व्यवस्था आई। और अगर आप 1986 की शिक्षा व्यवस्था को देखते हैं तो वहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म यूज की गई है, रोजगार उन्मुख, मीन्स वो शिक्षा जो आपको रोजगार के लायक बनाती है। और अगर आप अपने मंत्रालय की ओर देखते हैं तो उसका नाम था एमएचआरडी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो एमएचआरडी जो है वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करती है। और अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो अगर आप शिक्षा को इस तरीके से देखना शुरू करते हैं कि वो सिर्फ रिसोर्स डेवलपमेंट करने के लिए ही उसका इस्तेमाल होना होता है, मीन सिर्फ एम्प्लॉयमेंट ही एक एजुकेशन का एक ध्येय हो सकता है, एक एम हो सकता है, तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर अपने आप में एक बहुत बहुत निगेटिव प्रोस्पेक्ट है और बहुत कमतर आंकना है शिक्षा को। तो अब हम अगर आज की शिक्षा नीति को देखते हैं तो इस शिक्षा नीति में जो 2020 में आई है, इसमें उन्होंने पूरा 5 साल लगाया है पूरी कमेटी ने। और के कस्तूरी रंजन जी ने, जो कि बहुत ही लर्निड व्यक्ति हैं, और आप सोचिए कि उन्होंने कितनी मेहनत की है। कम से कम 2 से ढाई लाख गाँव जो हैं वहाँ की पंचायतों से उन्होंने इस पे सुझाव लिए और कम से कम 25 से 30 करोड़ लोग जो हैं उनके सुझावों को इसमें आत्मसात करने की कोशिश की गई। उसके अलावा जो हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है इस देश की, उसको इसमें स्थान देने की का पूरा प्रयास किया गया। और 5 वर्षों में जो पूरा एक मंथन निकल कर आया है, वो मंथन है आपकी अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, जो आपको आपके पाठ्यक्रम में कहीं न कहीं भारतीयता की बात करती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस नई शिक्षा नीति में कई सारी प्रोविजंस हैं,
जो आपको आगे मैम लोग जो हैं वो आपको बहुत डिटेल में बताएँगे। लेकिन जब हम कहते हैं कि क्या ज़रूरत थी इस नई शिक्षा व्यवस्था को लाने की, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो बहुत प्रोमिनेंटली दिखती हैं। जैसे अगर हम अपने विषय की ही बात करें कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन विषय जो है वो 1985 से बड़ा पॉपुलर होना शुरू हुआ, जब मीडिया जो है इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर उसको हाइप मिलना शुरू हुआ और मीडिया ने अपनी जगह बनाना शुरू की। कम्युनिकेशन पहले डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज में पढ़ाया जाता था, उससे पहले पढ़ाया ही नहीं जाता था। तो जो लोग फील्ड में थे वो बगैर सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज के अपने अनुभव के आधार पर, अपनी क्रिएटिविटी के आधार पर उस फील्ड में काम कर रहे थे। लेकिन जैसे-जैसे हमारे यहाँ डेवलपमेंट आते गए, कम्युनिकेशन जो है उसका एकेडमिक जो है वो बदलता चला गया। पहले एक सब्जेक्ट होता था मास्टर्स का, उसके बाद मास्टर्स इन कम्युनिकेशन, उसके बाद उसमें भी कई डिविजन्स होना स्टार्ट हुए। मतलब अगर आप इसी इसी पैटर्न पर आप मेडिकल साइंसेस को देखेंगे, मैनेजमेंट को देखेंगे, टेक्नोलॉजी को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, कम्युनिकेशन जो है जिस तरह से हम कम्युनिकेशन को समझा रहे हैं, आप देखिए कि किस तरीके से हमारी शिक्षा व्यवस्था ने जो है ऐसे बहुत सारा रिसोर्स तो डेवलप किया, सॉरी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट तो किया, लेकिन उन्होंने उस ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज थी, उसको कहीं ना कहीं उसका आकलन करने से वो चूक गए। कम्युनिकेशन में धीरे धीरे जो है क्लासिफिकेशन होते चले गए। उसके बाद मास कम्युनिकेशन इन एडवर्टाइजिंग एंड पीआर, मास कम्युनिकेशन इन मीडिया मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन इन मीडिया लॉज, मास कम्युनिकेशन इन जर्नलिज्म। आपने एक कोर्स को 4 या 5 कोर्स में अलग-अलग तरीके से डिवाइड कर दिया। पहले जो एक कोर्स में 60 बच्चा पढ़ता था, वो 5 कोर्सेज़ में वो 60 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना बच्चा पढ़ रहा है और उसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज़ जो है उससे अलाइड शुरू हो गए। अब हम यहाँ पर जो जो शिक्षाविद हैं या जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट जो विषय होता है, वो ये होता है कि हम कोर्सेज़ तो क्रिएट करते जा रहे हैं, लेकिन क्या इन कोर्सेज़ में से जो बच्चे निकल रहे हैं, वो बच्चे जो पास आउट होंगे, उनके लिए कहाँ पर अपॉर्च्युनिटीज़ जॉब की होंगी? एम्प्लॉयमेंट का उनके लिए कहाँ पर स्कोप होगा? और दूसरा, हम एम्प्लॉयमेंट का नज़रिया हमारा क्या है? हम एम्प्लॉयमेंट को किस तरीके से देखते हैं? तो ये जो शिक्षा नीति है, इसने इस चीज़ को कहीं न कहीं ऑब्ज़र्व किया है कि आप पहले एक बैच में से 60 बच्चे जो निकला करते थे, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट की बात करते थे। अब वही 5, 6, 10 कोर्सेज़ हैं। ऐसे सैकड़ों विश्वविद्यालय हैं, जहाँ से बच्चे पास आउट होते हैं और फिर उनके लिए उतना एम्प्लॉयमेंट क्या हम जनरेट कर पाते हैं, जिस तरीके से हम अपने एजुकेशन सिस्टम को डिवाइड करते चले जा रहे हैं। उसके लिए ज़रूरत ये है कि हम अपने यहाँ स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा दें, हम अपने यहाँ वोकेशनल कोर्सेज़ को बढ़ावा दें। इस शिक्षा नीति ने एक बहुत इम्पोर्टेंट काम जो किया है, वो ये किया है, ज़रूरत क्यों थी? क्योंकि जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात हम करते हैं, उस अनएम्प्लॉयमेंट को जब हम मेज़र करते हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि इस अनएम्प्लॉयमेंट के आने के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? वजह ये है कि हमारे पास एकेडमिकली क्वालिफाइड लोग तो हैं, लेकिन ट्रेन्ड लोग नहीं हैं। ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है। दूसरा, जिन विषयों को हम ला रहे हैं, उन विषयों को लेकर हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट किस लेवल का है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट को देखिए, मार्केट को अगर डिस्ट्रीब्यूट करिए, तो आप अर्बन, पेरी अर्बन और रूरल एरिया, इन 3 तरीके से आप जो है मार्केट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। शहरी क्षेत्रों में जिस तरीके की जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, वैसी आपको पेरी अर्बन में नहीं मिलती और ग्रामीण में उससे भी अलग मिलती हैं। लेकिन हमारी जो शिक्षा है, वो किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए ही कहीं न कहीं एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की बात करती है कि आप अगर ये कोर्स कर लेते हैं, तो आप इस पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये शिक्षा नीति कहीं न कहीं इस चीज़ को फ़ोकस करती है कि जो हमारा वर्किंग कल्चर है, जो हमारा इंडिजीनियस वर्किंग कल्चर है, हमारी सोसाइटी का जो 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 एक सोशल जो एक हमारा फ़ोक एम्प्लॉयमेंट है, हमारे लोगों का अपना जो एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, जिसको आप बहुत मतलब इंजीनियरिंग पे देखिए या कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम उसको देखते हैं, तो हम वहाँ पर कहीं न कहीं जो आम आदमी जो एक 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 रूरल एरिया में कम्युनिकेशन के लिए एम्प्लॉयमेंट क्या हो सकता है, आप उसको देखना स्टार्ट करते हैं। यही चीज़ अगर आप मेडिकल साइंसेज़ में देखते हैं, तो आप मेडिकल साइंसेज़ में आप देखिए रिवर्स इनोवेशन का एरा है, रिवर्स इनोवेशन का एरा में
सारी हर 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 प्रैक्टिस जो है वो रिवर्स मोड में है। तो अगर आप मेडिकल साइंसेस की ओर देखिए तो आप मेडिकल साइंसेस भी कहीं न कहीं आपकी जो प्राकृतिक चिकित्सा है उसकी ओर देखना शुरू कर दिया है हमने। वो आप विलिंगली कहिए, फोर्सफुली कहिए कि एनवायरनमेंट ने आपको मजबूर कर दिया या फिर लैक ऑफ फैसिलिटीज़ ने आपको मजबूर कर दिया या फिर जो आप जिस मेडिकल साइंस को आप अवेल कर रहे थे उसको उसको उसका इस्तेमाल करते-करते वो कंडीशन आ गई है अब हमारी कि अब हम अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो हमें दूसरी प्रॉब्लम्स देना शुरू कर रहा है। तो वो भले ही वो कारण कहिए मीन्स फोर्सफुली कहिए, विलिंगली कहिए, कहीं न कहीं हमने प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद और योग की ओर देखना शुरू किया है। इसी तरीके से अगर आप हर विषय को देखें तो हम कहीं न कहीं फिर से पलटकर उस अपनी इंडिजिनियस प्रैक्टिसेस की ओर देखना स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ से आपकी एडवांस स्टडीज़ निकली हैं। ये जो नई शिक्षा नीति है, ये आपको उस इंडिजीनियस वर्क कल्चर जो है, उसकी ओर एक बार फिर से लेकर जाती है, क्योंकि ये आपको आपके 6 क्लास से लेकर आपकी हायर एजुकेशन तक आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करती है। उसके बाद जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो जिनकी ज़रूरत थी। जब हम लोग पढ़ा करते थे तो हम लोगों ने अगर साइंस ले लिया तो हम आर्ट्स के सब्जेक्ट नहीं ले सकते थे, ठीक है? और अगर आर्ट्स ले लिया तो आप कॉमर्स के सब्जेक्ट नहीं ले सकते थे। ये एक सबसे अच्छी व्यवस्था जो इस नई शिक्षा नीति ने की है, उन बहुत सारे लोगों को बहुत सारा रिलैक्सेशन मिलेगा क्योंकि क्या होता है कि जैसे आप जो है मल्टीपल चॉइसेस आपके पास सब्जेक्ट्स की आती हैं तो आपकी जो जॉब अपॉर्चुनिटी है, आपकी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाती है। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके पास जो नॉलेज है वो बहुत मतलब आप हर हर सब्जेक्ट का नॉलेज आपके पास होता है। आपकी केवल एक सब्जेक्ट में ही एक्सपर्टीज़ डेवलप हो ऐसा नहीं है। उस एक्सपर्टीज़ के साथ मीन्स आप मेजर के साथ-साथ एक माइनर सब्जेक्ट को आप कर सकते हो और उस माइनर के साथ आप अपनी स्किल्स को, अपनी हॉबीज़ को जिन्हें हम हॉबीज़ कहते थे पर शायद आने वाली जनरेशन जो है वो उन्हें हॉबी नहीं कहेंगी क्योंकि वो माइनर में चाहे तो सिंगिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट कोई भी सब्जेक्ट जो है उसको माइनर में कंटिन्यू कर सकती हैं, जिसको हम लोगों ने मिस किया। मतलब हम तो कई बार सोचते हैं कि काश हम लोग अब पैदा होते तो हम शायद इस नई जो शिक्षा नीति है उसके आधार पर हमारी जो स्किल्स थी जो क्योंकि हमारे टाइम में एक बहुत फेमस कहावत थी कि पढ़ोगे, लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे तो बनोगे खराब। तो हम लोगों को ट्रेंड ही हमारी ब्रेन को ऐसे ट्रेंड किया गया कि आप पढ़िए, आपका डायरेक्शन वही रहना चाहिए क्यों? क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो एम्प्लॉयमेंट में आपको दिक्कत होगी। एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो आप और हम बेहतर समझते हैं कि आगे कौन-सी परेशानियाँ आती हैं। तो हमारी जो हॉबीज़ थी, चाहे वो स्पोर्ट्स को लेकर हो या दूसरी करिकुलम एक्टिविटीज़ हो, वो कहीं न कहीं छूटती चली गई क्योंकि हमारा मेन फोकस जो है वो सिर्फ हमारी हमारी किताबों तक रह गया क्योंकि वो हमारे लिए उसके लिए हमारा पर्सपेक्टिव ही डिफरेंट था। देखिए, हमारी सामाजिक वो मनोविज्ञान है, वो हमारी व्यवस्था से बनता है। हमारी व्यवस्था जिस तरीके की होती है, सोशल साइकोलॉजी वैसे बनती चली जाती है। अगर किसी सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर बहुत स्ट्रिक्ट होता है, तो लोगों का सोचने का नज़रिया वैसा ही हो जाता है और बहुत ज़्यादा लिबरल होता है और उनको ऑप्शंस मिलते हैं, तो लोग उसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि उससे बचने के ऑप्शंस हैं। मीन्स हमारी ब्रेन जो है वो जो हमारी व्यवस्थाएँ हैं, वो उसको कहीं न कहीं ट्यून्ड और ट्रेन्ड करती हैं। तो नई शिक्षा नीति जो है वो आपको उन सारी जो आपकी जो वीकनेसेस थी, जो कहीं न कहीं आप ये कह सकते हैं कि हम अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जब हम सरकारों को दोष देते हैं, तो उससे कहीं ज़्यादा एक बहुत अहम बात ये है कि उसमें हमारी भूमिका भी उतनी ही होती है। क्यों? क्योंकि जो नई नई शिक्षा नीति है, ये आपकी इस मनोविज्ञान को भी चैलेंज करती है, चुनौती देती है कि हमने जो अपने एम्प्लॉयमेंट को स्टैंडर्डाइज़ कर रखा है कि इस पर्टिकुलर जॉब को ही हम एम्प्लॉयमेंट मानते हैं या जॉब मानते हैं। हम इस पर्टिकुलर जो एम्प्लॉयमेंट जिससे आप आजीविका कमा सकते हैं, उसको हम एम्प्लॉयमेंट नहीं मानते। तो ये जो एक मनोविज्ञान है, इस मनोविज्ञान को भी ये नई शिक्षा नीति चैलेंज करती है कि आप जब वोकेशनल ट्रेनिंग्स के थ्रू अगर आप मीन्स अगर आप मैकेनिक की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। आप अगर प्लम्बिंग की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सिंगिंग, डांसिंग बहुत सारी अलग-अलग उन्होंने आपको माइनर सब्जेक्ट्स के वोकेशनल ट्रेनिंग के थ्रू बहुत कुछ आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो आप उसके थ्रू अपने उन सारी स्किल्स को डेवलप कर सकते हो और क्या होता है कि जब एजुकेशन सिस्टम में इन स्किल्स को स्पेस मिलता है ना तो इनके लिए रिगार्ड बढ़ता है। और ये साइकोलॉजी है, ये सोचने का तरीका है हमारा।
तो ये एक जो हमारी सोशल साइकोलॉजी एम्प्लॉयमेंट को लेकर है, स्पेशली एग्रीकल्चर को लेकर जो है, और वो उस तरह की एम्प्लॉयमेंट जो बहुत बड़े लेवल पर नहीं होते, बहुत छोटे लेवल पर होते हैं, मीन्स स्मॉल स्केल पर होते हैं, हमने उनको कहीं ना कहीं बहुत नेग्लिजिबल किया, बहुत नेग्लेक्ट किया, वो बहुत नेग्लिजिबल रहे, या फिर हमने उनको एक स्टैंडर्ड में बांट दिया कि ये वो स्टैंडर्ड नहीं है जो जॉब का हुआ करता है। एक इस सोशियो साइकोलॉजी को, सोशल साइकोलॉजी को ये नई शिक्षा नीति चैलेंज करती है। इसलिए नई शिक्षा नीति जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो 6 से लेकर जो आपका 12th तक का जो पैटर्न है वो बहुत सही है। सबसे बड़ी बात जो आपको मल्टीपल चॉइसेस हैं, और आपको जो लिटरल एंट्री और एग्जिट है वो बहुत सही है। हमें याद है कि जब हम लोग ग्रेजुएशन में आए थे, और कई बार ऐसा होता है कि हमारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो कि पहले नहीं होता था। हमारे इस एजुकेशन, अगर आप हमारा एंशियंट सिस्टम देखिए, पुराना एजुकेशन सिस्टम देखिए, कई बार कहते हैं हम कि हम एंशियंट क्यों देखें? हम एंशियंट इसलिए देखें कि हमारी शिक्षा व्यवस्था आज जैसी है वैसी थी नहीं। हमारी शिक्षा व्यवस्था, जिस रोजगार की हम बात करते हैं, वो रोजगार भी हम इतने मटेरियलिस्टिक होकर रोजगार को नहीं देखते थे। हमारे सामाजिक उत्तरदायित्व तो उसके साथ बने रहे, और उसके बाद हमने अपने रोजगार को देखना शुरू किया। अभी हम उस हालत में हैं कि हमने अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को एक तरफ रख रखा है, और हम शिक्षा का मतलब सिर्फ रोजगार समझते हैं। ये नई शिक्षा नीति इस सोच को भी चैलेंज करती है, और किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अ, देश जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है और गुजर चुका है, अगर हम अपने अंतर्राष्ट्रीय पहचान की बात करते हैं, तो आप ये सोचिए कि ग्लोबलाइजेशन आने के बाद, और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आने के बाद 1991 में जो एक इकोनॉमिक रिफॉर्म की पॉलिसी आई, और उसके बाद बहुत सी चीजें बदली हिंदुस्तान में। अगर आप उसके बाद देश में अपनी शिक्षा व्यवस्था को देखना शुरू करते हैं, तो शिक्षा व्यवस्था में बहुत बदलाव आए। व्यवस्था में बदलाव नहीं आए, हमारे सिलेबस में बहुत सारे बदलाव आए, हमारे कोर्सेज जो है उनमें बहुत सारे बदलाव आए, लेकिन नीति फिर भी वही रही। हमारी हमारी टेक्निक, हमारी पैडागोजी जो है, उसमें चेंजेस नहीं आए। एक्चुअली चेंज उसमें आने चाहिए थे। क्यों? क्योंकि आप इंटरनेट के जमाने में, जहां आपके पास बहुत सी चीजें एक एक क्लिक पर अवेलेबल हैं, वहां पर आपकी शिक्षा नीति अगर पुराने ढर्रे पर चलेगी, तो वो आने वाला जो आपकी जनरेशन है, उसको कहीं ना कहीं स्ट्रेस देगी और कॉन्ट्रडिक्शंस क्रिएट करेगी। तो ये एक बहुत बड़ी जरूरत है बदलाव की। दूसरा, जो आपको जो एक लेटरल एग्जिट और लेटरल एंट्री की बात है, जब हम लोग पढ़ा करते थे, तो अगर 1 साल हमने पढ़ा और किसी के यहाँ कोई प्रॉब्लम आ गई या किसी वजह से उसको कोर्स छोड़ना पड़ा, 2 साल उसने ग्रेजुएशन कर लिया, उसने कोर्स छोड़ दिया, तो उसका 2 साल बर्बाद हो गया है, और वो उसका कोई मतलब कोई रिटर्न नहीं है। लेकिन ये देखिए कि इस शिक्षा नीति ने इस देश की उस मजबूरी को भी समझा है। क्यों? क्योंकि हम कोई डेवलप्ड कंट्री नहीं है, हम डेवलपिंग कंट्री है, और हमारे यहाँ जो एक बहुत बड़ा क्लास है वो मिडिल क्लास है, और मिडिल क्लास में आर्थिक उतार चढ़ाव, सामाजिक उतार चढ़ाव आना बहुत स्वाभाविक सी बात है। उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि सबसे ज्यादा उत्तरदायित्व तो समाज का अगर कोई क्लास निभाता है, तो वो मिडिल क्लास निभाता है। तो हम उनकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनी शिक्षा से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, एजुकेशन से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। इस शिक्षा व्यवस्था ने आपको, इस शिक्षा नीति ने आपको व्यवस्था दी है कि आप अगर 1 साल बाद भी अपना कोर्स छोड़ देते हैं, तो आप एक सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे, वो टाइम वेस्ट नहीं होगा। दूसरा, आप जो है कभी भी बाद में अपने कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हो। बहुत बहुत मतलब ये एक तरीके से हिंदुस्तानियों का, भारतीयों का सम्मान है, उन भारतीयों का जिनको, जो उतने साधन संपन्न नहीं है, और जो साधन संपन्न ना होने की वजह से उनकी एजुकेशन में बहुत सारी दिक्कतें आती है। और ये केवल हायर एजुकेशन में नहीं है, ये आपको जो आपका जो लोअर एजुकेशन है उसमें भी है ये व्यवस्था, लेटरल एंट्री और लेटरल एग्जिट की, और मल्टी डिसिप्लिनरी की। तो ये जो एक व्यवस्था आपको दी है, ये व्यवस्था बहुत ही बेहतर है, और ये कहीं ना कहीं हमारे आने वाली जनरेशन्स को एजुकेशन सिस्टम के लिए रिगार्ड भी दिलाएगी। दूसरा, जो अनएम्प्लॉयमेंट की या एजुकेशन में हम कहते हैं ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है। ड्रॉप आउट रेट क्यों ज्यादा है? क्योंकि हमारे यहाँ हम लोग जो है, जो हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, कई बार उनकी वजह से हमें बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस एजुकेशन में करने पड़ते हैं, इसलिए हमारे यहाँ ड्रॉप आउट रेट बढ़ता है। लेकिन उसको कहीं ना कहीं कंसीडर किया है इस नई शिक्षा नीति ने कि ड्रॉप आउट रेट को कम किया जाए। दूसरा, उन बच्चों को जो किन्हीं मजबूरियों की वजह से अपनी एजुकेशन को छोड़ते हैं और अपने पारिवारिक और सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाते हैं, ये उनको रिगार्ड है कि हम उनको रिगार्ड देते हैं, उनके 1 साल को सम्मान देते हैं, और हम उनको सर्टिफिकेट, 2 साल में डिप्लोमा, 3 साल में डिग्री, और 4 साल में डिग्री विद रिसर्च देने का प्रोविजन है, जो कि बहुत बेहतरीन है। इससे क्या होगा
कि ये आने वाले वक़्त में जो ब्रेन ड्रेन है, उसको भी कहीं न कहीं उस पर भी एक बहुत बड़ा अंकुश लगेगा। उसका कारण देखिए, जब आप एक स्किल्ड जनरेशंस बनाएँगे ना, तो स्किल्ड जनरेशंस जो हैं, वो अपने यहाँ की जो नीड्स हैं, उनके लिए काम करना शुरू करेंगी। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अगर कक्षा 6 से अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आप कहीं न कहीं अपने आप को एम्प्लॉयमेंट के लिए ट्रेंड कर रहे हैं। और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं, देखिए वोकेशनल ट्रेनिंग आपको सिर्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं देती। हम जितनी जल्दी जितनी जल्दी उम्र में ऐसी ऐसी लर्निंग ऐसी ऐसी चीजों को सीखना शुरू करते हैं जो हमें एम्प्लॉयमेंट दे सकती हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे पारिवारिक उत्तरदायित्व और सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए भी हमको कहीं ना कहीं जागरूक करती हैं। क्योंकि जैसे ही हमारे परिवार में कोई क्राइसिस आती है, हम तुरंत अपने आप से ये बात कहते हैं, अपने पास भी एक स्किल है जिसकी ट्रेनिंग अपने पास है, और हम उस पर काम कर सकते हैं, और ये नई शिक्षा नीति आपको इसके लिए स्कोप देती है। तो हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, उस सामाजिक व्यवस्था की शिक्षा की जो मांग है, वो बहुत अलग रही, और हमारे यहाँ जो शिक्षा व्यवस्था चलती रही, उसमें कहीं न कहीं हमसे भूलवश ही सही, पर ये हमसे नेग्लेक्ट हुआ है। और इस नई शिक्षा व्यवस्था ने उन सारी चीज़ों को कहीं न कहीं उनसे ओवरकम करने की कोशिश की है। एक बात जो बहुत उठती है, वो भाषाओं को लेकर उठती है, कि एक बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इस नई शिक्षा नीति में, वो भाषा है। कि ये जो शिक्षा नीति है, ये आपकी भारतीय भाषाओं को सम्मान देती है। हाँ, ये सुझाव दिया है नई शिक्षा नीति में, कंपल्शन नहीं है। और कंपल्शन ना करने की एक बहुत बड़ी वजह ये रही कि शायद 2014 में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कहीं का एक वर्डिक्ट है, जिसमें भाषा को लेकर जो शिक्षा में जो एक वो है, कंपल्शन है, उस पर वो एक वर्डिक्ट है कि कंपल्शन नहीं किया जा सकता। ये परिवार और बच्चा जो है, जो पढ़ रहा है, ये उसकी स्वेच्छा से होना चाहिए कि वो किस भाषा में पढ़ना चाहता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि भारतीय भाषाओं को कंपल्शन ना देके वहां सुझाव रखा गया है। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है जागरूकता की, और वो हम और आप ही हैं जिनको जागरूक करना होगा, जागरूक होना होगा कि भारतीय भाषाओं को लेकर हमें क्यों अपनी शिक्षा में भारतीय भाषाओं को लेकर ज्यादा गंभीर होने की आवश्यकता है। क्योंकि ये हम और आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि हम अपनी भाषाओं में जो समझ रखते हैं, किसी विषय की समझ रख सकते हैं, वो किसी भी विदेशी भाषा में नहीं रख सकते। अब इसका सबसे बड़ा इसको कई लोग चैलेंज करते हैं, पर इसका एक बहुत बड़ा वो हम आपको उदाहरण देते हैं। 2011 की जो जनगणना है ना, उसमें ये भी पूछा गया था कि आप कौन सी भाषा में काम कर सकते हैं, आपको काम करना आता है, भाषा जानते हैं आप, ठीक है। उसमें अंग्रेजी को पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 12% लोगों ने लिखा है कि वो अंग्रेजी जानते हैं। अब आप ये सोचिए कि 1947 से लेकर आज तक हमारी शिक्षा व्यवस्था ने अंग्रेजी भाषा को लेकर हमने जो है बहुत प्रयास किए, लेकिन उसमें भी हमारे पास अगर आंकड़ा ये कहता है 2011 का, जनगणना का आंकड़ा, कि सिर्फ 12% जो है वो ये मानते हैं कि वो अंग्रेजी भाषा में काम कर सकते हैं, उनको काम करना आता है। तो हम किस किस जगह खड़े हैं। हमने बहुत कई जनरेशन ऐसी निकाल दी जिन्हें विषयों का ज्ञान सिर्फ इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वो उन विदेशी भाषाओं में कंफर्टेबल नहीं थे, ठीक है। वो भारतीय भाषाओं में शायद समझते तो वो बहुत बेहतर काम कर सकते थे। और भाषाओं को सीखना बहुत बड़ी बात नहीं होती, अंग्रेजी सीखना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी विषय का ज्ञान अगर आपको अपनी भाषा में मिलता है, तो उसमें आप ज्यादा समृद्ध होते हो ज्ञान में, बजाय सिर्फ भाषा का ज्ञान देने के लिए हम उन विषयों के ज्ञान से कॉम्प्रोमाइज करें, जो कि हमने किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम, मतलब कई लोग चाइना को कोट करते हैं, आप चाइना को ही क्यों कोट करते हैं? आप चाइना को कोट मत करिए, क्योंकि उसके अलावा अगर आप जापान को कोट करते हैं, आप कोरिया को कोट करते हैं, उनको भी कोट करिए ना। वो लोग कहाँ पीछे रहे? उन्होंने अपनी भाषाओं को आगे बढ़ाया, रशिया ने अपनी भाषाओं को आगे बढ़ाया, पर क्या वो पीछे रह गए? नहीं रहे ना। इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी भाषाओं को पीछे नहीं धकेला, उन्होंने अपनी भाषाओं का सम्मान करते हुए उन्हें शिक्षा में जगह दी, एम्प्लॉयमेंट में जगह दी। उसके साथ उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय भाषा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संचार की भाषा हो सकती है और आपको इंटरनेशनल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट और रिसर्च में हेल्पफुल हो सकती है, उन्होंने उसको भी सम्मान दिया। तो हम क्यों अपने देश में इस प्रयोग को नहीं कर सकते? ये किया जाना चाहिए, ये इस देश की मांग है। क्यों? क्योंकि हमें याद है कि 2016 में हमारी स्कॉलर ने काम किया था,
कम्युनिकेशन में, तो उन्होंने भाषाओं के संचार पर काम किया था कि हायर एजुकेशन में जो 2 भाषाएँ हैं, स्पेशली उन्होंने हिंदी को इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज व्हिच इज़ अडॉप्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट हम लोगों ने जो अडॉप्ट किया है भारतीय संघ ने, तो उस पर उन्होंने काम किया था कि जो हायर एजुकेशन है उसमें जो स्टूडेंट है वो क्या सोचता है उसको लेकर और वो किस तरीके की चैलेंजेस को फेस करता है। यू कैन नॉट इमेजिन कि उसमें इतने इतने महत्वपूर्ण उसके जो परिणाम आए हैं वो इतने महत्वपूर्ण हैं कि उसमें मैक्सिमम बच्चा जो है वो ये कहता है कि अगर उसको अपनी भाषा में पढ़ने का मौका मिलता तो वो कभी भी अंग्रेजी मीडियम को ऑप्ट नहीं करता। पर उसका कारण ये है कि अंग्रेजी भाषा में पढ़ना उसके लिए इसलिए कंपलसरी है, या तो वो इंस्टीट्यूट हिंदी भाषा में पढ़ाता नहीं है उस विषय को, या उसके पास वो जिस कोर्स को कर रहा है उसमें हिंदी में किताबें नहीं है तो उसको मजबूरी में वो कोर्स करना पड़ रहा है। और आप ये सोचिए कि वो उसका मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला 12th का बच्चा जब ग्रेजुएशन में आता है और उसका सामना अंग्रेजी से होता है, तो उसके परफॉर्मेंस लेवल पे बहुत बहुत नेगेटिव उस पर उसका असर आता है। और वो नकारात्मक प्रभाव जो है वो उसकी सामाजिक सॉरी उसके 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 मनोवैज्ञानिक स्तर पे कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा झटका होता है और वो अपने आप को एक इंफीरियर मोड में लेकर चला जाता है कि हाँ, शायद मैं कैपेबल नहीं हूँ, शायद मुझ में वो स्किल्स नहीं है, मैं उतना शार्प नहीं हूँ जितने दूसरे स्टूडेंट हैं। वो एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो उसमें एस्टेब्लिश होता है, उसको भी कहीं न कहीं ये नई शिक्षा नीति चैलेंज करती है, किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाषाएँ सीखना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक छोटी उम्र से जब आपके पास विषयों का ज्ञान आना शुरू होता है, वहाँ अगर आपको आपकी मातृभाषा, आपकी अपनी भाषा में सीखने को मिलता है, तो हम और आप बहुत बेहतर समझते हैं कि उसका असर हमारी लर्निंग पर है। इस बात को आप ऐसे समझिए कि जब आप विदेश जाते हैं और कोई आपके आस-पास से हिंदी बोलता हुआ निकल जाता है और आप तुरंत पलट कर देखते हो। क्यों? क्योंकि उसका असर मनोवैज्ञानिक है। क्यों? क्योंकि वहाँ तुरंत आप एक इंटीमेसी फ़ील करते हो। आपको तुरंत लगता है कि कोई है जो शायद मुझे बाकियों से बेहतर समझेगा। क्योंकि आपको अपनी भाषा पर वो विश्वास है। आपको अपनी भाषा पर उस कमांड ने आपको वो कॉन्फिडेंस लेवल दिया है, ज्ञान का वो स्तर दिया है कि आप उसमें अपने आप को कंफर्टेबल फ़ील करते हो। तो ये जो नई शिक्षा नीति है, ये इस हर बात को कहीं न कहीं इसको चैलेंज भी करती है और इसके तोड़ भी वो लेकर आई है। उसके लिए उसने बहुत सारे सुझाव दिए हैं कि आप क्या करिए, क्या नहीं करिए। और हमको लगता है 2022 और 23 से जब ये आएगी, देखिए कमज़ोरियाँ हर पॉलिसी में होती हैं और स्ट्रेंथ भी हर पॉलिसी में होती हैं। जो कमज़ोरियाँ हैं उनको उन चुनौतियों को जिन्हें चुनौतियाँ कहा जाना चाहिए, उन चुनौतियों से ओवरकम किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा रिफ़ॉर्म जो आपके समाज की, आपके देश की दिशा और दशा दोनों को बदल सकता है, तो उसको अपनाया जाना चाहिए और उसको अपना क्योंकि ये अगर टेक्निकली देखा जाए तो नई शिक्षा नीति एक बहुत बड़ा प्रयोग है और ये प्रयोग बहुत सार्थक होगा क्योंकि इसको इसकी पॉलिसीज में इस पॉलिसी में जो अमेंडमेंट किए गए हैं, जो नई चीजें लाई गई हैं, मतलब आपकी 3 साल की उम्र से लेकर आपके मास्टर्स और रिसर्च तक को लेकर जो एक बहुत बड़ा उन्होंने एक पूरा अपना एक परिदृश्य जो रखा है, वो देश में अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उसके साथ-साथ हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर को जिसको हम छोड़ते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं, उसको कहीं न कहीं फिर से रिवाइव करेगा। हमें एक बार पलट कर अपनी संस्कृति की ओर देखने का फिर से मौका देगा और हम कहीं न कहीं फिर से अपने आप को जो विश्व गुरु का दर्जा हम देश का रहा है और आज भी है अगर आप देखिए तो आज भी हम ये बात दूसरी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमको जो मीडिया है, मीडिया वो उस तरीके से उठाता नहीं है। अदरवाइज़ आप योग को देखिए, आयुर्वेद को देखिए, उसमें आज भी हम लीड करते हैं, ठीक है? हमारे पहनावे को देखिए तो उसमें आज भी हम बहुत रिगार्डफुली देखे जाते हैं। हमारे कल्चर को देखिए तो आज भी हमारा कल्चर जो है बहुत वहाँ पर बहुत बहुत रेनाउंड है, बहुत रिस्पेक्टफुली हमको लिया जाता है। सोशल मीडिया के आने के बाद ज़रूर हमारी इमेज पे कहीं न कहीं निशान आना शुरू हुए हैं क्योंकि बाकी जगह मीडिया को लेकर जो है रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा है। आप बाकी कंट्रीज़ में अगर आपको लगता है कि वहाँ प्रॉब्लम्स नहीं आती तो ऐसा नहीं है, ठीक है? लेकिन वहाँ रिस्ट्रिक्शंस मीडिया पे बहुत है। सोशल मीडिया पे इवन रिस्ट्रिक्शंस बहुत है। हिंदुस्तान डेमोक्रेसी की बात करता है, हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं, लेकिन हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में कई बार ये भूल जाते हैं कि किसी का अपमान करना, अपने देश का अपमान करना, संस्कृति का अपमान करना और इसके खिलाफ बोलना और इस देश के खिलाफ बोलना आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं हो सकता। और इस ये जो सोच है खिलाफ बोलने की, अपने ही लोगों के, अपने ही देश के, इसको भी बदलने के लिए कहीं न कहीं आप ज़रूरत है कि हम अपने देश को जानें। तो हम अपने देश को कैसे जानेंगे? उसको जानने के लिए बहुत कम लोग हैं जो
लिटरेचर पढ़ते हैं या ऐसा लिटरेचर पढ़ते हैं जो आपको आपके देश के बारे में बताए, आपके पुराने, आपके कल्चर, आपके प्राचीन संस्कृति के बारे में बताए, आपकी धारणाओं, अवधारणाओं के बारे में बताए, उन उन चीजों के बारे में बताए जिनको हमने छोड़ दिया लेकिन विदेशों ने फॉलो किया। ठीक है, उन चिकित्सा के उन घरेलू उपचारों के बारे में बताए जिन्हें हमने छोड़ दिया पर वो अपनाते हैं। उन चीजों के बारे में बताए जो हमारी औषधियां थी लेकिन पेटेंट किसी और ने कराया, इस देश ने नहीं कराया। अगर योग को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी मुहिम नहीं चलाई गई होती तो शायद योग भी हिंदुस्तान के हाथ से निकल गया होता, जबकि योग हमारी धरोहर है। ऐसी कई धरोहर हैं जिन्हें हमने खोया है। उसका कारण है कि उनका ज्ञान ही नहीं है हमारी पीढ़ियों को। क्यों? क्योंकि वो हमारे एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा नहीं है, वो हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। नई शिक्षा नीति इस बात को भी चुनौती देती है कि आप हमारे पाठ्यक्रम में उन चीजों को पढ़ाया जाना चाहिए जिनसे हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं, जिनसे हमारी पहचान है। इसलिए जरूरत है इस नई शिक्षा नीति की। और इस नई शिक्षा नीति को जब आप बारीकी से पढ़ेंगे और सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में ये बहुत सारे रिफॉर्म्स लेकर आएगी। ये केवल शिक्षा व्यवस्था में या शिक्षा में सुधार नहीं होगा, ये सारे सुधार आपकी हमारे भारतीय सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सुधारों की शुरुआत होगी ये नई शिक्षा नीति। इसलिए नई शिक्षा नीति की आवश्यकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच को देने के लिए। और एक निवेदन है युवा पीढ़ी से कि रोजगार को लेकर जो कैटेगरीज हमने बना रखी हैं उन श्रेणियों को खत्म करिए और आप सभी हर रोजगार को सम्मान की दृष्टि से देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि इस देश में बहुत रोजगार है। हम सिर्फ कुछ ही जगहों पर देख रहे हैं। उसका बहुत बड़ा कारण शायद मीडिया हो सकता है कि वो हाईलाइट कुछ ही एम्प्लॉयमेंट को करता है और क्लास बनाकर आपको दिखा देता है। उसको भी चैलेंज किया जाना चाहिए और ये आपका अधिकार है और ये आपका कर्तव्य है कि ऐसी चीजों को भी चैलेंज करिए जो जो डिमीन करती है किसी प्रोफेशन को और किसी प्रोफेशन को सुपीरियर और इंफीरियर दिखाने का काम करती है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रचना मैडम, आपने बहुत अच्छे से अपनी बातों को रखा। आपने ये भी बताया कि 1986 के बाद 34 साल बाद ही बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम लोग पहले बाजार और रोजगार की सबसे पहले जरूरत थी, शिक्षा की जरूरत उतनी नहीं समझी गई। और शिक्षा की जरूरत, जो मैकाले की शिक्षा नीति थी, उन्होंने अपनी शिक्षा नीति क्यों लाई, और कस्तूरी रंजन जो शिक्षा नीति लेकर के आए वो हमारे भारतीय परिदृश्य में किस तरीके से, या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो उसके लिए कितनी उचित होती है। आपने बताया कि जो हमारी नई शिक्षा नीति है उसमें स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखा, क्योंकि आपने देखा ही है कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारे जो लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की जरूरत थी, हमने उनको पीछे छोड़ दिया। और आपने ये भी बताया कि प्राचीन की तरफ इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि हम लोग उससे सीख करके ही जो चीजें हमारे हाथ से छूट गई, जैसे कि आपने मेडिकल का एग्जाम्पल लिया कि हमने जो जो मेडिकल थी वो पूरी तरीके से एलोपैथिक पर ही बेस्ड हो गई, लेकिन उसने जो समाज का और पर्यावरण का जो बदलाव आया उसने ये बताया कि प्राकृतिक शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है, और साथ ही साथ योग और आयुर्वेद को जिस तरीके से उन्होंने हाथों हाथ लिया, जो कि हमारे बहुत पीछे छूट चुका था। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो बदलाव आए उस पर भी आपने चर्चा करी। तो आपका जो ओवरऑल जो भी आपने वक्तव्य दिया उसका यही सार निकल के आता है कि हमारा जो हमारी नई शिक्षा नीति है वो नए तरीके से हर दृष्टि की तरफ देखने के लिए हम लोगों को प्रेरित करती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम इसके लिए कि आपने बहुत ही सुंदर वक्तव्य दिया, हमारे बच्चों को उनको नई चीजें सीखने को मिली, क्योंकि ये जो हमारा क्या कहते हैं राष्ट्रीय संगोष्ठी लाने का यही परिणाम या यही जरूरत रहती है कि इस बच्चों को उनके बारे में और अच्छी चीजों के बारे में पता चल करके वो प्रेरित होकर के उसी की तरीके से काम करें। तो हमारी अगली कड़ी में जुड़ती हैं डॉक्टर यूवी किरण मैडम, जो कि होम साइंस डिपार्टमेंट से हैं। वो अपना वक्तव्य प्राइमेसी ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एडुकेशन इन एनईपी 2020 पर अपना वक्तव्य रखेंगी। तो वी वेलकम यू मैम, डॉक्टर यूवी किरण मैम। Thank you so much, Dr. Ashri. That was in detail covered by Dr. Rachna, the whole overview about NEP, National Education Policy, and there is prime importance about the languages. तो हम कोशिश यही करेंगे कि हिंदी और इंग्लिश में कवर करने की, ताकि सबको हर चीज़ समझ में आ जाए. If there are any mistakes while I speak in Hindi, please excuse me.
let me share my presentation first. So I'll be speaking basically about the importance. Can you see my screen? Rashri, can you see my screen? Yes, ma'am. Okay. I'll be speaking about the primacy of early childhood care and education in National Education Policy 2020, that is new education policy, which almost has come after 34 years. The first education policy has come in the year 1986, and after that now it has come into the picture with so many modifications, with so much stress on, as already Dr. Rachna has covered, so much stress on skill development, occasional training, lateral entry and exit, and more importantly it also has stressed upon the children, how we can start from the inception itself, how best we can make the children, we can mold the children. So as already shared, the first national policy in education was given in the year 1986, and then now in the 2020 we have got the new education policy, that is national education policy, after 34 years. So as already Dr. Rachna has told, Professor Kasturi Rangan has made, the whole team has made so much efforts in covering all the issues. They have toiled around almost 5 years and they have drafted this new education policy. So specifically, I'll be covering about early childhood care and education. I don't know, I think most of the students must not be knowing, जब हम लोग गांव में देखते हैं आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी के साथ बालवाड़ीज भी होते हैं, तो वो बालवाड़ी में जो बच्चों को हम लोग हर तरीके के डेवलपमेंट के लिए जो ट्रेनिंग देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो जो NEP 2020 का जो ओवरऑल जब हम लोग स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं, तो दे हैव कवर्ड एट अराउंड 12 एरियाज in totality about the school education. The prime importance was given about the early childhood care and education. Then foundational literacy and numeracy was covered. Dropout rates को कैसे curtail करना है और सबको education कैसे देना है, universal access to education. देन पूरी पेडागॉगी को, स्कूल करिकुलम को पूरा रिस्ट्रक्चर करना है एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, दैट कंप्लीट पेडागॉगी हैज टू बी चेंज टू सी इनटू द ओवरऑल डेवलपमेंट एंड यूनिवर्सल एक्सेस टू द एजुकेशन. देन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स. हियर इफ आई से होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब जब हम लोग एक बच्चे की बात करते हैं तो उसकी फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, सोशल, इमोशनल, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, all areas of development की बात करते हैं. So it is holistic development. Then of course, as Dr. Rachna told, multilingualism, curricular integration of essential subjects and skills. अभी तक हम लोग जो एजुकेशन पॉलिसी में पढ़ते हैं, हम सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, हम स्किल ओरिएंटेशन नहीं करते, हम वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं देते हैं. Here in the new education policy, we will be more stress on the skill development and the vocational training, so that जो भी बच्चा पढ़ेगा उसको कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, बिकॉज उसके पास कुछ ना कुछ स्किल है. अनएम्प्लॉयमेंट को ड्रास्टिकली रिड्यूस करने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत ज़्यादा ही उपयोगी करी होगी. Then of course there is one more prominent area which was covered, that is teachers and training of those teachers. मतलब अगर हम लोग बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की, बालवाड़ीज में जो टीचर्स को रिक्रूट करते हैं, जिसको हम लोग आंगनवाड़ीज की वर्कर्स को जो बोलते हैं, कि वहीं पे गांव से ही किसी न किसी को वहाँ आंगनवाड़ी में रिक्रूट किया जाता है, जो 12th क्लास तक पढ़ी रहती है, और उसको वहाँ रिक्रूट किया जाता है. बट स्पेसिफिकली उन लोगों को ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है कि बच्चों को किन किन एरियाज में, किस किस डोमाइंस ऑफ डेवलपमेंट में कौन कौन सी एक्टिविटीज कराएंगे तो बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकती है. तो यहाँ पे इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन रेफरेंस टू द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग आल्सो is given equal importance. Then of course recruitment and deployment, service environment and culture. मतलब जब हम लोग टीचर्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि कोई भी वर्क कल्चर को अगर क्वालिटेटिव वर्क कल्चर बनानी हो, एफिशिएंट वर्क कल्चर बनानी हो, तो वहाँ की जो एनवायरनमेंट है वो बहुत कंजीनियल और कॉर्डियल होना चाहिए. तो उस पर भी ध्यान होगा. एंड देन इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, कोई भी तारतम्य नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा कि बिटवीन पोर एंड
रिच और इंक्लूसिव डेवलपमेंट में बेसिकली हम लोग डिफरेंटली एबल्ड की बात करते हैं, जेंडर की बात करते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज की बात करते हैं, अर्बन एंड रूरल एरियाज की बात करते हैं, सबको मिला के जो इंक्लूसिव एजुकेशन, एक्चुअली क्या यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश हुई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, हर तरीके से यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश हुई है विद एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव गवर्नेंस। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एमएचआरडी को डायरेक्ट रिपोर्टिंग अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की पहले स्टेट गवर्नमेंट्स और मिनिस्ट्रीज पे होते थे, नाउ एमएचआरडी इज डायरेक्टली इन्वॉल्व in the governance itself, so maybe more effectively it will be implemented. So these are the basically 12 major areas which are covered in the national education policy regarding school education. अगर हम लोग स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसमें सबसे बड़ी रिफॉर्म जो किया गया है वो ये है कि 10+2 सिस्टम जो अभी चल रहा है उसको ड्रॉप किया और उसको चेंज किया इन 5+3+3+4 सिस्टम. सो व्हाट इट इज, they have divided the total schooling into 4 stages starting from 3 years to 18 years. Okay, so the first 5 years of education is called as foundation stage, then it is called as preparatory stage, middle school stage and the high school stage. अगर हम लोग फाउंडेशन स्टेज की बात करें तो the child will enter into the school at the age of 3 years until 8 years. The total stage is called as the foundation stage, covering the pre-primary classes of 3 years. 3 to 6 years pre-primary कहा जाएगा, फिर grade 1 that is first standard, grade 2 that is second standard. Then the next stage is preparatory stage which is for 3 years from 8 to 11 years. इसमें class 3rd, 4th and 5th. Then comes the middle school stage starting from its duration is for 3 years starting from 11 to 14 years और इसमें 6th, 7th and 8th classes को include किया गया. यहाँ से इनकी स्किल ट्रेनिंग भी शुरू कर दिया है. Then comes the high school stage which is covered for a duration of 4 years from the age group of 14 to 18 years starting from class 9th, 10th, 11th and 12th. सो बेसिकली पूरी स्कूल को इन लोगों ने 4 स्टेज में डिवाइड किया. जो अभी तक हम लोग का चलता था, स्कूलिंग स्टार्ट होती है 3 इयर्स में, 10th स्टैंडर्ड तक हम लोग लगातार पढ़ते जाते हैं, फिर उसके बाद हमारी स्कूलिंग खत्म होती है. देन वी गो इनटू द 11th एंड 12th स्टैंडर्ड्स. वी कॉल इट एज अ 10+2 सिस्टम. नाउ वी हैव 5+3+3+4 सिस्टम वेर इन वी हैव फाउंडेशन स्टेज जिसमें हम प्री प्राइमरी जिसको कहते हैं, यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इन्वॉल्व होती है. दिस इज इंटीग्रल कंपोनेंट. मतलब प्री प्राइमरी जो एज होती है बच्चा का 5 इयर्स तक का एज है, तो दैट इज द मोस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट. सो इस प्री प्राइमरी स्टेज को बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस दिया हुआ है इन द न्यू एजुकेशनल पॉलिसी. सो गोइंग ऑन टिल द 18 years of age. So as Bill Gates has told, first 5 years of life will decide how the next 80 will be. मतलब आगे की 80 साल आपके कैसे होंगे वो आपकी पहले 5 साल की ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंडेंट होता है. एंड दिस इज वेरी वेल प्रूव्ड बाय द रिसर्चर्स. आपकी जो प्री प्राइमरी एजुकेशन होती है, आप घर में जिस तरीके की एजुकेशन बच्चों को देते हैं टिल 5 इयर्स, और स्कूलिंग में जिस तरीके की बच्चों को एजुकेशन मिलती है, it will have an large impact on the children in the later stages and later years. So first of all, let's see what exactly is early childhood care and education. Early childhood matlab it is a period that covers the first 5 years of child from birth till 5 years. और यहाँ की इस टाइम की जो ब्रेन ग्रोथ है वो एक्स्ट्रॉर्डनरी स्पीड में ब्रेन की ग्रोथ होती है, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट और प्रोमिनेंट एज कहा जाता है. एक्चुअली क्या होता है कि जो ब्रेन में आपके जो कनेक्शंस बनते हैं वो सारे कनेक्शंस बच्चे को जो एक्सपीरियंसेस मिलते हैं घर पे, से फॉर एग्जांपल घर में बहुत कंजीनियल और कॉर्डियल इन्वायरमेंट बनेगा, रेस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट मिलेगा, और बच्चे को अब्यूजिव एनवायरनमेंट मिलेगा, और बच्चे कोई भी ऐसे एक्सपीरियंस की सामना करेगा, तो ये सारे चीज़ें इनके ब्रेन में ये सारे कनेक्शंस बनाएंगे, स्टिमुलस बनाएंगे, ये सारे कनेक्शंस बनाएंगे. दिस आर ऑल मेड थ्रू द एक्सपीरियंसेस व्हिच शी और ही ड्रॉज फ्रॉम द एनवायरनमेंट. तो इसलिए
इन 5 साल के लिए, इन 5 साल में बच्चे का अगर होलिस्टिक लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट चाहते हैं तो ये 5 साल बहुत अच्छे एनरिचिंग पावरफुल एक्सपीरियंसेस देने की बात करते हैं. I don't know how far we are all giving, but the research has proved that first 5 years is the concrete and very important age wherein which will dictate आगे की जितना आपकी पूरी लाइफ है, आपके ये 5 साल में जो आपकी ब्रेन डेवलपमेंट है, आपकी एक्सपीरियंसेस की वजह से जो इम्प्रेशन है, इट विल बी हैविंग अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन दी चाइल्ड. अभी क्या है, मतलब एनईपी से पहले अभी ईसीसी का क्या सिनेरियो है. हम लोग अगर बात करें कि बालवाड़ी की जो आंगनवाड़ी रूरल एरियाज के अगर हम कॉन्सेंट्रेट करें जहां बहुत ज़्यादा हैम्पर्ड है, क्या होता है कि अर्बन रूरल एरियाज की मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि अर्बन एरियाज में क्या होता है कि आपके पास प्राइवेट स्कूलिंग भी चलती है, तो प्री प्राइमरी एजुकेशन बाई very important companies like sectors like Kidsy and all also offer. तो उनकी जो एजुकेशन है थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न एजुकेशन, वहाँ की प्री प्राइमरी एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है. तो हम लोगों को अर्बन एरियाज में जो किड्जी वगैरह स्कूल्स हैं वहाँ पे मतलब प्ले वे मेथड में जो गांधी जी ने मोंटेसरी सिस्टम से लेकर हर चीज़ को, जो भी जितने टाइप्स ऑफ एजुकेशन है, जो जहाँ पे हम कहते हैं कि बच्चे को लर्निंग कराइए मगर इन अ प्ले वे मेथड, मतलब खेलते खेलते सिखाइए बच्चे को. अब हम लोग बच्चों को हाथ में मोबाइल पकड़ाते हैं और बच्चे मोबाइल से खेलते हैं, तो खेलते खेलते सीखते क्या है वो एग्जैक्टली हम लोग को नहीं पता होता है. सो लार्ज प्रपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन नॉट रिसीविंग डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट एजुकेशन, जो स्पेशली रूरल एरियाज जहाँ पे हम लोग कहते हैं कि 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज लाइंग इन रूरल एरियाज, तो ज़्यादातर बच्चों को वो डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट एजुकेशन नहीं मिलती है. सीवियर लर्निंग क्राइसिस, जो हम लोग बोलते हैं कि बेसिक स्किल्स जो होती है, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरिकल स्किल्स, वो बच्चे को नहीं मिल पाती है जो स्टार्टिंग की एज होती है. प्रेजेंट सेटअप ऑफ आंगनवाड़ीज इज डेफिशिएंट इन सप्लाईज, मतलब आंगनवाड़ीज है, बालवाड़ीज हैं, मगर वहाँ किस हद तक एग्जीक्यूशन हो रही है चीज़ों को, कितना वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, कितना एजुकेशनल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, टीचर्स कितना ट्रेंड है बच्चों को पढ़ाने के लिए या बच्चों को कुछ सिखाने के लिए, या सिर्फ हम लोग फॉर्मेलिटी करते जा रहे हैं. तो प्रेजेंट सेटअप में आंगनवाड़ीज और बालवाड़ीज जो है बेसिकली थोड़ा सा फॉर्मेलिटी ही हो रही है. तो प्राइवेट बॉडीज, एनजीओज, जो हम लोग अगर एनजीओज की बात करते हैं या प्राइवेट स्कूलिंग की बात करते हैं, जो अर्बन एरियाज में भी हम लोग बात करते हैं, तो बहुत हाईली कमर्शियलाइज्ड है. तो इन लोगों का भी ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का किस हद तक होता है, दैट ऑल्सो इज a question mark again. Then high teacher pupil ratio, lack of developmentally appropriate infrastructure, inappropriate learning methods, rote memorization, untrained staff. These are all the common challenges which we are right now facing and which are to be eradicated using the new educational policy. And of course, there is huge limitation on the health aspect also. So, ये सारे चीज़ें को कोप अप करने के लिए, कवर करने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए, एक तरीके से एक मोमेंटम लाने के लिए इन दी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, जो हम कहते हैं कि जो कॉन्क्रीट और प्रोमिनेंट एज ग्रुप है, तो इसके लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देयर आर मेनी प्रोमिनेंट फोकल एरियाज विच दे हैव गिवन. जब हम लोग व्हेन वी से द अर्ली ईयर्स ऑफ चाइल्ड, सो दीज आर द बेसिकली 5 एरियाज ऑफ डेवलपमेंट वी स्पीक अबाउट. और अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बेसिक एम होता है कि पांचों एरियाज में ऑप्टिमल चेंजेस लाना. फिजिकल में हम लोग फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट भी बोलते हैं. मोटर डेवलपमेंट wherein we speak about the fine motor skills and the gross motor skills. Then your cognitive development, your language development, emotional development, social development, and also we speak about the cultural and artistic development of communication, which we say in the language development, literacy, numeracy, जो basic skills होते हैं. But ये पांचों 5 areas of development speaks volumes कि इन 3 साल में बच्चे के पास ये पांचों की डेवलपमेंट होनी चाहिए. ये पांचों की डेवलपमेंट in preschools, especially in home science, we have a course on early childhood care and education, wherein we have children or the students are attached to the preschools and they have to conduct they have to organize the lesson plans, they have to conduct classes, and they have to make the lesson plans and implement all of them
which we are lacking over here, but it creates a huge impact on the children also, the students also get trained. Even बोलते हैं ना कि हम लोग जो थियोरेटिकली सीखते हैं उसको जब हम लोग प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं और उसका रिजल्ट देखेंगे तो यू विल सी, मतलब होम साइंस में इसके रिसर्चर्स भी होते हैं कि जो भी हम मेथड्स यूज करते हैं उन मेथड्स के कितना इम्पैक्ट है ऑन द डेवलप, स्पेशली कॉग्निटिव, लैंग्वेज, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट में। बहुत सारे फिजिकल डेवलपमेंट्स डिपेंड्स अपॉन मेनी अदर सर्कमस्टेंशियल and the genetical factors also. So all these developments basically depend upon how much you are grooming the child in the early years of his or her life. So why early childhood care and education is important? Because 85% of brain development occurs during the first 6 years of life. केयरिंग एंड स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। जहां हम लोग कहते हैं कि अब्यूजेस होती है, कहीं पे भी कोई भी अब्यूज के साथ अगर बच्चा सामना करता है तो ऑटोमेटिकली उसकी डेवलपमेंट में उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और प्री स्कूल की जो क्वालिटी है, प्री स्कूल एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसकी, और प्राइमरी क्लासेस और उसके बाद की जो अचीवमेंट है, देयर इज ह्यूज रिलेशनशिप which the research has proved it. There is correlation between attendance rates, retention rates, learning outcomes based on the quality of the preschool education. Then अगर कोई बच्चा प्राइमरी स्कूल एजुकेशन ठीक से नहीं लेता है और ठीक से नहीं मिलता है और कोई भी अदर फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी जहाँ होती है वहाँ पे थ्रू आउट द स्कूल ईयर्स उस बच्चे का कहीं ना कहीं लैगिंग बिहाइंड होती है। तो इसलिए द प्राइमरी ट्रेनिंग, प्री प्राइमरी ट्रेनिंग इज सपोज टू बी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर हम लोग नेशनल इकोनॉमी की बात करें, अगर हम 1 रुपए इन्वेस्ट करते हैं इन द ECCE, then it will give a return of 10 rupees. It will give a return of 10 rupees. So it is a huge economical advantage also. I'm sorry. It gives a huge economical advantage also. So 1 rupee investment and we are getting a benefit of 10 rupees. Good. Then ECCE में जब हम लोग बात करते हैं तो there is 0 to 8 years को अगर हम लोग bifurcate करें, 0 to 3 years में बेसिकली फोकस करना है ऑन दी हेल्थ न्यूट्रिशन ऑफ मदर एंड चाइल्ड। 3 to 8 years में फोकस करना है हेल्थ न्यूट्रिशन, सेल्फ हेल्प स्किल्स, स्कूल रेडीनेस एंड प्ले एंड एक्टिविटी ऑफ द चाइल्ड। सो यू हैव टू डिवाइड इट। पहले मदर और चाइल्ड दोनों के ऊपर इफेक्ट मतलब इम्पोर्टेंस होती है, दोनों को ट्रेन करनी होती है एंड यू हैव दोनों के ऊपर फोकस करनी होती है ऑन द हेल्थ न्यूट्रिशन of both mother and child, and then our complete focus turns on to the child, wherein health, nutrition, self-help skills, school readiness and play and activity of the child has to be taken care of. Then when we speak about the new education policy, अगर हम in reference to early childhood care and education बात करते हैं, these are the prime focal areas which were focused upon. The first one is curriculum and pedagogy of the entire structure, academic structure, infrastructure and governance. अगर हम लोग curriculum and pedagogy की बात करते हैं तो huge change लाया गया है पूरी pedagogical structure में, जिसको NCERT को develop करनी है। और NCERT कैसे develop करेंगी? On the research done on the ECCA, और इन लोगों को लानी है कि नेशनल एंड इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को इन लोगों को इम्प्लीमेंट करनी है। जब हम लोग यहाँ पे स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं, स्टेक होल्डर्स यहाँ पे पहले सिर्फ चिल्ड्रन के ऊपर फोकस होता था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यहाँ स्टेक होल्डर्स 3 लोगों को बोला गया है कि यूर एजुकेटर्स और स्कूल प्रमोटर्स, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, ऑल 3 और द स्टेक होल्डर्स। और तीनों को क्या बेनिफिट मिलेगा with the new implementation of new education policy through curriculum and pedagogy. So like parents को, क्योंकि आपकी ECCE curriculum professionally designed है, professionally administer होगा, तो it will ensure the holistic development and overall development। जो 5 areas के हम लोग बात करें, वो 5 areas की overall development के ऊपर concentrate करेगा, as along with giving a foundational training on literacy, numeracy
और सोशल स्किल्स। जब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की सेंटर्स जो होते हैं वो सोशो इमोशनल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। मतलब जो बहुत अच्छा प्री स्कूल एजुकेशन जिन बच्चों को मिलती है उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होती है और सोशली बहुत अच्छी नेटवर्किंग कर पाते हैं। देन if we speak about the students, आर्ट, स्टोरीज, पोएट्री, सॉन्ग्स, ये सारे मतलब हमने कहा था कि प्ले वे मेथड में हम हर चीज़ सीखेंगे। यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में दो चीज़ें होती है कि आउटडोर प्ले एंड इंडोर प्ले। आउटडोर प्ले बेसिकली कॉन्सेंट्रेट्स अपॉन योर फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, एंड इंडोर प्ले कॉन्सेंट्रेट अपॉन दी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड योर सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। हैंड इन हैंड चलता है दोनों, मतलब मेजर कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे थ्रू आर्ट, स्टोरीज, पोएट्री, ड्राइंग भी कराते हैं बच्चों से, बहुत अच्छे लेसन प्लान्स बनते हैं। तो ओवरऑल एक्टिविटीज़ में दे कैन डू दी वाटर प्ले, दे प्ले विद द कलर्स, दे प्ले विद सैंड, दे प्ले विद स्टोन्स, मतलब they play outdoor and as well as they play with blocks and all, so that they can recognize the colors. They play with the blocks of alphabets to understand the language. So interesting होती है, उसको जितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं बच्चे का स्किल्स उतने अच्छे से डेवलप होती है। So basically जो भी aim of ECCE, as we have already told, it is to improve the improve the development in the communication and early language literacy and numeracy। मतलब along with the overall development, जो पांचों डेवलपमेंट के अलावा इनकी बेसिक स्किल्स भी इम्प्रूव करनी है, न्यूमरेसी भी, लिटरेसी भी, लैंग्वेज स्किल्स भी, ये सारे भी इम्प्रूव करनी है। तो इसमें एडुकेटर्स को, स्कूल प्रमोटर्स को क्या मिलेगा? दे प्ले एक्टिविटी बेस्ड एंड डिस्कवरी बेस्ड। मतलब अगर कोई भी एक्टिविटी वहाँ पे इफेक्टिव नहीं हो रही है, इट इज़ नॉट दैट आप कुछ और एक्टिविटी वहाँ नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते, आप वहाँ की इंडिजिनस मेथडोलॉजीज यूज़ करके आप वहाँ के एक्टिविटीज़ प्लान कर सकते हो, so that you can teach the child the social responsibilities and also cooperating with each other, how to do teamwork, how to maintain cleanliness. You can even teach the children the basic etiquettes. Then it also focus on the, when we speak about the parents, the new education system, new education policy, the curriculum of the new education policy focuses on the overall development of children. So the children will be more communicative, the children will be more communicative, and their cognitive development will be well played. And of course for the students it will be very एक कहते हैं ना कि एंजॉय करते करते बच्चे सीख जाते हैं और इतनी जल्दी सीखते हैं और इतनी अच्छी डेवलपमेंट इन लोगों में देखने को मिलता है। एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी डायरेक्टली स्ट्रेसेस ऑन इम्प्लीमेंटेशन। मतलब अभी ऐसा हो रहा है कहीं कहीं जहाँ पे रिसर्च सेंटर्स होते हैं वहाँ पे जो ECCE सेंटर्स चलते हैं वहाँ पे रिसर्च बेस्ड जहाँ पे स्टडीज़ चलते हैं, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं बहुत अच्छे से और फिर उसकी बेनिफिट्स देखा जाता है, सो दैट इट विल हेल्प इन द रिसर्च। नाउ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी stresses upon implementing all these। Universal education means it will go through the rural areas, go through the tribal areas, go through the backward areas along with the urban areas too. Then in the total in the total structure, after completion of the 6th year, when they have to enter into the grade 1, the NCERT and SCERTs has to ensure that they have to prepare a school preparation module। मतलब प्ले वे मेथड में आप हर चीज़ सिखा रहे हैं मगर आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड से आपको बैठ के पढ़ना होता है। तो ये यहाँ पे एक स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल भी बनाना है बच्चों को ये सिखाने के लिए कि आगे से उनको एग्जामिनेशंस भी देना है, उनको क्लास में पढ़ना है, उनको नोट्स पढ़ना है। आपको वहाँ पे खेल कम और पढ़ना ज़्यादा होगा, तो उसके लिए भी इनको ट्रेन करना भी ECCE में एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट किया गया है। एंड दे हैव टू प्रिपेयर स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल इन दैट। एंड देन रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग पे भी बहुत ध्यान देना है। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक NCERT को क्या करनी है, एक नेशनल रिपोजिटरी बनानी है, पूरी रिसोर्सेज को फाउंडेशनल लिटरेसी, न्यूमरेसी को बढ़ाते हुए पूरी एक नेशनल रिपोजिटरी बनानी है। एंड इट हैज़ टू बी प्लेस्ड ऑन द नेशनल टीचर्स पोर्टल।
and which can be accessed by anybody and everybody. So यहाँ पे ये जो portal होगा, this will be helpful for all the teachers, to all the teachers across the country. And also इसमें कुछ अगर interventions इन लोगों को करना है based on the locally available techniques, that also can be done, and many more technological interventions also can be implemented. And of course students की overall development के लिए it will be highly helpful. And when we speak about the academic structure, as we have already discussed, it is divided into 5 plus 3 plus 3 plus 4. तो ECCE जहाँ आती है वो first 3 years में जहाँ आती है 3 to 6 years, and then it will go on till class 1 and class 2 up to 8 years. So first जो foundation education जिसको हम लोग कहते हैं from birth to 6 years, ये जो foundation education है पूरी अच्छी वाली ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, एंड ऑफ कोर्स टू एनहांस द स्किल्स ऑफ द चिल्ड्रन. सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर बोथ द एजुकेटर्स एंड स्कूल प्रमोटर्स, रादर अलोंग विद द पेरेंट्स टू. अब यहाँ पे दूसरी चीज़ ये है कि दे ऑल्सो हैज़ टू प्रोवाइड मिड डे मील टू द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपरेटरी क्लास. मतलब जो 3 to 6 years के स्टूडेंट्स है वहाँ पे मिड डे मील भी देना है, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स भी होनी है, growth monitoring भी conduct करनी है. So this will be highly helpful for the parents. And of course after completion of this 3 to 6 years of age, that this pre-primary age, the children will be school ready. They are well equipped with everything, and they can they can be higher performers. अगर हम लोग आंगनवाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़ी लैकिंग अभी जो, अगर हम लोग आंगनवाड़ीज और बालवाड़ीज की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा लैक्यूना जहाँ होती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की होती है. अभी की जो आंगनवाड़ीज के साथ जो बालवाड़ीज चलते हैं, तो वहाँ पे एक कमरे में हर चीज़ चलते हैं. वहाँ उनकी स्टोर भी होती है, वहाँ उनकी प्ले एरिया भी होती है, वहाँ 10-20 बच्चे भी बैठ के खेल भी रहे होते हैं, पढ़ भी रहे होते हैं, हर चीज़ वहीं चलती है. और सबको मैनेज करने के लिए एक आया और एक टीचर या एक आया होते हैं. तो और वो भी उन लोगों की ट्रेनिंग ठीक से नहीं होती. जब हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, each and every Anganwadi has to be well ventilated, well designed, child friendly, and those have to be well constructed buildings, and this has to be ensured in the new education policy, as per the new education policy. तो यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं, तो ये along with the building on physical structure, we also speak about the play equipment and also the training of workers and teachers. तो यहाँ पे ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग आंगनवाड़ी सिस्टम को उसको नलिफाई ना करते हुए उसको ही स्ट्रेंथन करेंगे, उसको एक्सपैंड करेंगे, और जो प्राइमरी स्कूल्स वहाँ पे चल रहे हैं उनको कोलोकेट करेंगे प्राइमरी स्कूल्स के साथ, और प्री स्कूल्स को प्राइमरी स्कूल्स के साथ कोलोकेट करते हुए वहाँ की हेल्थ को, न्यूट्रिशन को, ग्रोथ को मॉनिटर करेंगे. और अगर वहाँ पे आंगनवाड़ीज नहीं है, प्री स्कूल्स नहीं है, then what can be done? Then they have to build standalone preschools and has to be run and has to be made functional. And finally, when we speak about the change in governance, पहले women and child development और health and family welfare के साथ होती थी, मतलब स्टेट मिनिस्ट्रीज के साथ, बेसिकली डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटीज़ के पास ECC की फंक्शनिंग होती थी. अब क्या हुआ कि टॉप लेवल पे MHRD है, MHRD से कोऑर्डिनेट करते हुए विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी काम करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भी काम करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स भी काम करेगी. इसके अलावा एक स्पेशल जॉइंट टास्क फोर्स बनाया जाएगा जो कंटिन्यूसली इस बात के लिए गाइडेंस भी देंगे और इंटीग्रेट करेंगी हर चीज़ को कि फंक्शन हो रही है नहीं हो रही है. एक्चुअली पॉलिसीज बनाने में जितना इन लोगों को 5 साल लगा होगा, शायद इसकी एग्जीक्यूशन में बहुत ज़्यादा हर लेवल के लोगों को काम करनी होगी, तभी इसकी एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली होगी. सो of course it will be helpful for the educators and school promoters because ECCE directly MHRD के अंदर आ रही है, तो full integration होगा school education की and further education की भी बढ़ावा होगी. And for parents,
in the K-12 learning continuum, K-12 मतलब kindergarten to 12th standard, एक learning continuum बनेगी, तो जिसकी वजह से बच्चों को full benefit मिलेगा school education की. And there is one more proposal in the NEP that जो भी trained होंगे qualified social workers होंगे जो civil society organization से हैं या departments social justice and empowerment से हैं, NGOs से हैं, उन सबको कनेक्ट किया जाएगा और कुछ इनोवेटिव मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स को, ताकि इसकी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की जो पॉलिसी है थ्रू एनईपी कैन बी फुली इम्प्लीमेंटेड. सो अगेन इट विल बी हेल्पफुल बिकॉज मिड डे मील भी प्रोवाइड किया जाएगा, चिल्ड्रन स्कूल रेडी भी होंगे, दे विल बी प्रिपरेटरी क्लास फोकसिंग ऑन दी ओवरऑल डेवलपमेंट. There's one more very important component in the NEP, National Education Policy, with special reference to early childhood care and education, कि टीचर्स ट्रेनिंग दिया जाएगा. जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, जो बालवाड़ी में टीचर्स हैं, अब जो दे आर नॉट ट्रेन्ड, दे में भी 10th पास और इंटर पास, जो या तो उस गांव में सबसे ज़्यादा जो पढ़ी लिखी लड़की होगी या लेडी होगी जिनको ज़रूरत होगी, यूजुअली उनको एम्प्लॉय किया जाता है वहाँ पे, उनको कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है. बट इन दी प्रेजेंट पॉलिसी मैंडेटरी है, जो भी वहाँ टीचर रहेंगे वो ट्रेनिंग दिया जाएगा उस टीचर को, so that teacher can groom the children very well for the overall development. So ECCA टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो NCERT जो पेडागोगिकल फ्रेमवर्क जो बनाई है उसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. एंड हाई क्वालिटी ECCA टीचर्स विल प्रोवाइड, ऑफ कोर्स मतलब जब आपकी टीचर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, ट्रेन्ड टीचर्स होंगे, उनको पता है एग्जैक्टली बच्चों को क्या देना है, तो ऑटोमेटिकली वो जो बच्चों को जो एजुकेशन देंगे that will be of high level and high quality, and the parents will be very happy with the growth with the overall development of the children. And of course ECCA टीचर्स की कंटिन्यूस प्रोफेशनल मतलब बेसिक ट्रेनिंग 6 मंथ्स की जो ट्रेनिंग देंगे वो बेसिक ट्रेनिंग है. उसके बाद इन लोगों को NCERT को एक फ्रेमवर्क बनाएंगे जिसमें इनको कंटिन्यूस ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट इन ऑल एरियाज, सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर द चिल्ड्रन. एंड वन मोर थिंग विच इज प्रेजेंटली बीइंग फोकस्ड अपॉन इज, कहीं पे भी टीचर वैकेंसीज नहीं छोड़ा जाएगा, टाइम बाउंड फैशन में सारे टीचर वैकेंसीज को फिलअप किया जाएगा. एंड इट विल ऑल्सो बी इंश्योर दैट टीचर पीपल रेशियो मेंटेन किया जाए. मतलब बहुत सारे बच्चे, टीचर्स कम हैं, यूजुअली ऐसा होता है कि बहुत सारे क्लासेस को एक टीचर पढ़ा रहे हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए टीचर पीपल रेशियो भी मेंटेन करने की पूरी NEP में मेजर स्ट्रेस इज गिवन. सो इससे क्या होगा, अच्छी वेल क्वालिफाइड टीचर गिविंग प्रॉपर ट्रेनिंग टू द चाइल्ड टू एंश्योर दी ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. तो वो जो फाउंडेशन होगी, हम लोग को पता है जब घर बनाते हैं तो फाउंडेशन बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि आगे आप कितने भी फ्लोर बनाएंगे तो घर भी मजबूत होता है. तो सेम वे जो ECC प्री प्राइमरी ट्रेनिंग जो होती है बच्चों की, वो फाउंडेशन, अगर उस फाउंडेशन को अगर हम बहुत स्ट्रांगली डालते हैं तो फिर उसके बाद उस बच्चे को कभी कोई भी लेवल में एजुकेशन में या ओवरऑल डेवलपमेंट में कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं होती है. जब हम लोग कहते हैं कि बच्चे दे आर गोइंग इनटू डिप्रेशन, दे आर वेरी दे आर मूविंग ऑन टूवर्ड्स स्ट्रेस एंड ऑल, so all these only happens when your base is not strong. If your base is strong, then you are strong from inside. When you are strong from inside, automatically you will not be influenced by the external forces whichever are coming. बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हो पाएंगे. तो इसलिए फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना था, और वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया हुआ है. और वो अगर ये करेक्टली एग्जीक्यूट होगा, इम्प्लीमेंट होगा, एंड यूनिवर्सल एजुकेशन अगर हर बच्चे को दिया जाएगा, तो इट विल बी ऑफ अ ग्रेट हेल्प इन दी ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी. अगर हम एक नटशेल में देखेंगे ECC को, रोल ऑफ पेरेंट्स एंड कम्युनिटी हैज़ टू बी इंटीग्रेटेड. देर इज अ लर्नर फ्रेंडली एनवायरनमेंट, आंगनवाड़ीज में, प्राइमरी स्कूल्स में, प्री स्कूल्स में लर्नर फ्रेंडली एनवायरनमेंट डेवलप करनी है कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर के थ्रू. देर इज इंस्टीट्यूटिंग ए क्वालिटी रेगुलेटरी सिस्टम फॉर ECC. हमने कहा था कि एक NCERT को एक फ्रेमवर्क बनानी है और एक क्वालिटी इंश्योरिंग सिस्टम को डेवलप करनी है. देन
strengthening of facilities, infrastructure, physical, and all other facilities like play equipment and all other facilities whichever are required. High quality teacher educators for ECCE. So teacher training is also a major component in the NEP. And of course, जहाँ पे marginalized districts हैं, सोशियो इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, प्रायोरिटी दिया जाएगा पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, दैट इज ईसीसीई को स्ट्रेंथन करने के लिए. और ऑल आंगनवाड़ी सेंटर्स एंड प्री प्राइमरी स्कूल्स विल लिंक्ड अप टू द प्राइमरी, मतलब कहीं पूरी कंटिन्यूम बनानी है ना, कहीं पे ब्रेक नहीं होना है, तो पूरी कंटिन्यूम बनाएंगे. मतलब एक आंगनवाड़ी सेंटर, प्री प्राइमरी स्कूल, एक प्राइमरी स्कूल को कनेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद आपकी मिडिल स्कूल, उसके बाद आपकी हाई स्कूल, सब चीज के साथ एक के बाद एक का कंटिन्यूम बनाएंगे. देन स्पेशल 6 मंथ ट्रेनिंग फॉर द आंगनवाड़ी वर्कर्स. एंड ऑफ कोर्स गवर्नेंस की जब हम लोग बात करते हैं, क्योंकि एमएचआरडी इज एट द टॉप मोस्ट लेवल, तो इट विल इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ करिकुलम, pedagogy from pre-primary stage to the primary stage and beyond. So it has overall governance MHRD में है, तो it is been ensured by the MHRD that at all levels की जो execution है, एक quality framework के साथ NCERT और SCERT के साथ Women and Child Welfare Department and Health and Family Welfare Department, all of them will integrate together and they will work towards implementation of early childhood care and education program in new education policy. So what is the role of NCC and NSS? हम लोगों ने ये सारे बातें किए हैं कि सबसे पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी फ्रेम किया गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना है, इम्प्लीमेंट करना है. इम्प्लीमेंट वो भी उस जगह पे जहाँ पे जब हम लोग से फॉर एग्जांपल अर्बन एरिया, सेंट्रली लोकेटेड एरियाज की बात करते हैं, तो उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इन ऑल टर्म्स जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, हर चीज़ है, तो इंटीग्रेट करना, इम्प्लीमेंट करना आसान होता है. यहाँ पे एनसीसी और एनएसएस वॉलंटियर्स को मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से ये लोग इंटरवेंशन कर सकते हैं. ये लोग अगर इंटरवीन करके जहाँ जहाँ पे जो जो फैसिलिटीज नहीं है, अगर एक ब्रिज बन के बिटवीन दी रूरल एरियाज, दी बैकवर्ड एरियाज एंड द गवर्नमेंट और द एग्जीक्यूटिंग बॉडीज, अगर ये लोग जितना ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एक तरीके से एग्जीक्यूशन में हेल्प कर सकते हैं. दूसरा, एनसीसी एंड एनएसएस वॉलंटियर्स can create awareness among the people कि फाउंडेशन लिटरेसी की कितना इम्पोर्टेंस है. ईसीसी में मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, प्री प्राइमरी स्कूल्स में जाना कितना इम्पोर्टेंट है, वो कितनी अच्छी फाउंडेशन बना सकती हैं. देखिए, एजुकेशन का इम्पोर्टेंस है, स्कूल जाना है, स्कूल ड्रॉप आउट रेट नहीं होना चाहिए, मगर वो स्कूलिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द 3 years कितना इम्पोर्टेंट है, और उससे पहले भी आपको आंगनवाड़ी से सपोर्ट कितना लेना है. Only just not going to get the ration, just not going and getting the midday meal, सिर्फ वही काम नहीं है, बट वहाँ पे मेजरली वहाँ से इनपुट्स लेनी है और वहाँ अपने बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए वर्क करनी है, इररेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, इररेस्पेक्टिव ऑफ different it has to be basically inclusive education. So I think NCC and NSS volunteers, the wings, can work can do the intervention over here, may be a bridge between the governance and the urban and rural areas, execute in the in execution as well as in creating awareness, so that ECC जो NEP की जो basic fundamental principle है, overall development of from the laying the best foundation from the birth itself, that can be fruitful only if each one of us volunteer ourselves and work towards, and I think NCC and NSS can play a major role in doing this. So these were all the references which I have taken into consideration. Thank you all so much. Hope you all will work together and thank you.
Thank you so much, madam. You have given your talk in a very elaborative and informative manner, and I think it will be very fruitful for NCC and NSS volunteers. So, in your lecture, you talked about the foundation is very important, and for that, we have to restructure our school curriculum in such a way that it should adopt a holistic approach so that the each and every person of the India can be trained in such a manner that he can be easily available for the employment. You also talked about different stages like foundation stage, preparatory stage, middle school stage, high school, and you told about that first 5 years is very uh, most important period for any child's brain development so that the person can be enriched in each and every field like physical, cognitive, language, emotional, and social field. After that, you also enlightened with the prime focal areas like curriculum and pedagogic in such a way that it should be interconnected between students, parents, and school administrator. After that, you also talked about academic structure, infrastructure, and most important, we should adopt the change in governance. And for that, you told about that the teacher is playing a very important role. So, teachers' training is very important for that, so that the teachers can be up to date and they can learn how they can um, provide a very good facilities to all the students. After that, you also told about that what is the importance of NCC cadets and NSS volunteers in that. You told about that they can act as a bridge between rural and urban areas people by giving them awareness about that it's very important how the early childhood care and education is important for each and every person. So thank you so much, madam, for giving your beautiful lecture on that. So Thank you for the opportunity. in the next turn, we are having with us respected Professor Shilpi Verma, madam. She is going to tell about NEP 2020 reforms in Indian higher education system. So we all welcome you, ma'am, Professor Shilpi, madam. Thank you so much, Rashi. And the chief guest of the function, Professor B.S. Bhadoria sir, other speakers, Dr. U.V. Kiran, Dr. Rachna Gangwar, the organizers, Dr. Rashri, Dr. Manoj Dadwal, Dr. Taruna, Dr. Ramesh Chaturvedi, and my dear students. As Rashi has told that I am going to talk on the topic, that is because Dr. Kiran has talked on ECCE, that early childhood care and education, but I am going to talk on the reforms in the higher education system. And Dr. Rachna has thrown light on this higher education system, but I am going to talk in little bit detail. So let me first present my slide. Yes. Uh, can you see my slide, Dr. Ashri? Yes, Yes. ma'am. It is Okay, visible. okay, okay. So, as Dr. Ashri told that I will be talking on national education policy and what are the reforms that Indian higher education system is going to have after implementation of NEP. So there are major, if we talk in general, that what are the major thing that has been done in this NEP, that is equitable and inclusive education. First important point, that every child of the country should get the education, and overall benefit should be gone to the disadvantaged people, like the people living in villages, the people living in interior areas, the people who are not in the mainstream, the persons who are not knowing the languages, like many in this the existing education policy, the main focus was on the English language. So there are a few important points, like they have created one national fund for providing scholarships. They are focusing on funding and support to the basically to the districts, identified districts, and
covering the, you can say, the masses. The best part of this education policy is that it is very inclusive and equitable. And as Dr. Rachna has already told, that the main focus of this policy is on the language. That Dr. Kiran has also told you that in the beginning of 5 years, the language is the most important thing that plays a major role in the learning. So here the focus is on the home language or the mother tongue as a medium of instruction. But now coming to the higher education and in the existing education policy, what are the major problems we are facing? What are the major barriers that hinders our, you can say, higher education system? So if we talk about the major problems, there are some problems like poor employability of the educated workforce. Because though the persons are having degrees, but they are not getting the employment, they are not absorbed by the various agencies. So here the main important thing is that the learning outcome is not as required, and the development of the cognitive skills is also very important, that is lacking in this particular system. But NEP 2020 wants to re-energize the whole higher education system. If we talk about that, what are the major reforms that will take place in this new NEP? If we talk in the major points, there are 8 points like quality universities and colleges, institutional restructuring and consolidation, shift toward holistic education or interdisciplinary education, internationalization. The teacher education has given much importance in this because the BH course has been expanded to 4 years. Professional education has been taken into account very seriously in this new education policy. And high quality research is the major focus of this NEP because they are talking about some national research fund also, they are talking about some national research agency also. And another last point, the major important reform that is going to take place is transforming the regulatory system of the higher education. If we talk about that, this first point, the quality university and colleges, here the NEP covers that the university should be having are going to start the multidisciplinary courses. Like if a person from engineering want to learn music or want to have one paper in music as an elective paper, they can have. So there will be a kind of multidisciplinary undergraduate program. Like in early ages also, they have focused on that they have to learn some skill also. It is not only that they are going to have a theoretical knowledge. Like for example, they have mentioned in NEP that for all the PG courses, the students has to go for internship. What it is actually if we see this present education policy, we see that there are many professional courses where students go for internship. But if you talk about a simple person doing a MA in sociology, they don't go. But now NEP focuses on that every child should go for internship. They should see that what how their subject is applicable to the society, what is the relationship of that particular subject with the society. And they are talking about National Research Foundation. It is going to improve the quality of the university's research. The governance is also very important point. Here in NEP, the autonomy of teachers, even what are the pedagogical methods you are going to choose, they have given autonomy to the teachers. So there is a kind of autonomy they are providing not only to the teaching fraternity, but at the same time to the colleges also. The colleges which are good, they will be provided autonomy status and they will be running their own examination, their own rules and regulations. They will not be coming under any particular university. So the main focus is on the administrative autonomy also, and access, equity, and inclusion is the major important point. If we talk about this consolidation, here the idea behind this is that I was talking, a person who is taking a degree in engineering, why can't that person be an artistic person? Why can't that person be a creative person? Or why can't that student be
as good as in engineering, he is good in sports also. We can see that there are many students that who are very good in studies, but they are very good in these, like in some creative skill or sports. Or so here it is a kind of consolidation, like mm, various disciplines have come across at one point, and it is going to affect the overall development of the child or the student. And here they are talking about community engagement is must. And community engagement and service. Like if you are studying in a university, actually what you are giving to your society? Are you engaged in any community work, or you are doing something for community? This is mandatory now in this NEP. If we talk about this third point, that holistic education with less rote learning, NEP focuses on the holistic development of a child, because they say that only the classroom teaching, only the lecture methods will not going to fulfill the purpose. If we want a child uh, should be a person like who is able to do anything, they should be good in communication. So in the teaching pedagogy now, discussion, debate, research opportunities, everything will be included in this particular this will be supplemented with the classroom teaching. So discussion, debate, etc. will be group discussion, etc. will be a part of your teaching curriculum. Though it was there earlier also, but now the emphasis has been given on this, so that the student can build their personality can be built better. So the holistic education is very important, and even the person can have. Why they are focusing on internship? Because they are talking that they will be going to have a relation with the local industry. They are going to have a relation with their different business organizations. They are going to build up a rapport with the villagers, with the local communities. So it is going to help them in developing their research, you can say research bent mind also at the same time. If the major important thing that I can see, internationalization has been taken into account, because NEP focuses on global study. Because if we see the situation of India, the many students of India, they want to take the higher education from any other country. They want to go abroad for their higher education or further studies. Now NEP said that we will open the campuses of different international universities here in India. What effect it is going to have on our economy? Though a child who is sitting in India, they can have facility of these international universities sitting here in India. Obviously the currency that is going outside our country, that is going to be utilized here. Now the economy is also going to get so much from this concept, that we are going to, okay, if you want to study in foreign university, why can't foreign university come to India? So this is the main funda behind this point. Teachers education, they have taken into a central theme, that teacher education is very important. And if you want a better country, if you want the country should prosper, the teachers education should be strengthened. So they have focused on this teacher education, and they are focusing that the teachers who are getting training, they should be trained in different subjects like psychology, philosophy, sociology, different Indian languages, etc. And they are talking about the 4 years integrated B.Ed course, because it is going to have a course where a bachelor degree as well as the knowledge of the specialized subject like language, history, music, etc. So the teacher is going to be trained in also in an overall way, not in that particular subject what he or she has studied. Professional education is also another important point in this NEP, because NEP is saying that professional education will become an integral part of higher education. Earlier, what was that? That the persons who are involved in professional education, only they are worried about that what they have to do,
how their career is going to be groomed. But the persons who are not involved in professional education, there are two kind of categories: the students who are taking professional education, the students who are not taking professional education. But now NEP is saying, like NEP is having an idea that why can't everybody should be involved in this professional education. So it will be an integral part of higher education system, and it will automatically involve the critical and interdisciplinary thinking, and of course it will motivate towards research also. Next point, that they are focusing mainly on the quality research. It has been said by different agencies that though many universities in India, many colleges are running various projects, doing research, but we are not getting the quality research. So NEP is focusing on this quality research, and they are talking about one national research foundation will be set up. The National Research Foundation will be looking after the funding, the research progress, how the research is going on, what can be done, which kind of training is needed. They are going to overhaul this particular research process of various universities and colleges. And it is going to help in developing the culture of research in the university. Next point, that is transforming regulatory system of higher education. Though is still we are having UGC, but in NEP they are talking about a single regulator. A single regulator, that is a National Higher Education Regulatory Authority, NHERA, that is going to be set up, and this regulatory authority is going to see that what is going on financial front, what is going on governance front, how the offline and online things are going on in the universities, how the finances are dealt, what are the procedures for promotions of the faculty staff, what are the courses, what is the infrastructure, what are the educational outcomes. Everything will be measured by one agency, that is NHERA, that is a National Higher Education Regulatory Authority. So it will be a kind of central nodal agency. So this is also one reform that they have taken up in this NEP. If we talk about this NEP regulatory system, there will be you can say there will not be a conflict of interest. If there are number of regulatory agencies are involved, there are various things that overlap, and there is a conflict of interest also. So that they have thought that there will be only one agency who will be looking after everything, whether it is a finance, whether it is a course, whether it is a digital methods that are being used in the university, the courses, the procedures, the promotion, the appointments, everything. So here they are talking about this National Research Foundation, and it is going to have a peer-reviewed research, and basically they are going to involve actively the seed research in the universities and colleges. In this new education policy, another one important point that has been highlighted, that is our open distance learning or the online programs. They say that many students who are not able to complete their study because they are not able to attend the regular classes, so they are focusing on open distance learning also, and we can offer many courses with the help of the universities, may offer many courses with the help of this ODL. And like there are a university, number of colleges are attached, like 100 colleges are attached with any university. It is very difficult for a university to keep an eye on each and every college. So it is also written in the NEP that many good colleges which can deal their colleges very well, they can frame their policies, they can run their system, they will be giving they will be given autonomous status. Even the NEP talks about the model public universities. Like there, in India, there will be like IITs and IIMs are a very, they are having a very good status. Like that, they are talking about there will be model public universities, and they will be talking of multidisciplinary education and research. And
the one important thing that in the NEP they are talking that the PhD scholar or the student who is involved in a research, they must assist the faculty in teaching. So they will be talking. They have used one word like teaching assistant. They should help in teaching also so that they can get a kind of, you can say, exposure towards teaching while doing their research. There are more focus on digitization and on the SWAM platform. As though it is not a new thing, the SWAM platform was launched in the year of 2016, but still many universities have not adopted it and it is in the pipeline. So they are talking about the SWAM Diksha platform. You must have heard about one ARPIT program, that annual refresher training that is done with the help of online mode, where the university teachers are trained in an online mode on SWAM platform. So here they are talking about the online training of the teachers, where the teachers can attend these classes online while they are on their place in their university. So their own work will not suffer. Otherwise, they have to take a duty leave for 30 days or 40 days. So they are talking about these online Diksha programs, and vocational education is integrated part of this NEP 2020. They are talking about that vocational education is very important aspect, and we should always try to fill up this skill gap, and we should try to get the local opportunities, grab these local opportunities and provide this kind of technical education. Even they are talking about this National Education Alliance for Technology, because the main focus has been given on the technology, the digitization, the online mode of education. So they are talking about that, like in this lockdown period since March, we are ultimately dependent on these online sources. So in this kind of situation, when you have to, you can say, you have to see, explore that what are the methods that we can use. So now in NEP, there is a provision for all these things, and it will be utilized very well here. NEP also talks about like holistic and multidisciplinary learning, that I have already told, that this is our ancient culture. This is the actual culture of India, that a holistic and multidisciplinary learning. Like if a person who want to do mathematics at that same time he want to learn some skill, they can do. And even the STEM is being focused here, like integrating the humanities with art, science, technology, engineering, and mathematics. And here, the more focus has been given to the teamwork, the problem solving abilities, the communication skills, etc. So they are talking about more and more on holistic and multidisciplinary education. Even they are talking about the very imaginative and flexible kind of curricular structure, that it should be, the curricular should also be very creative kind of combination of studies as well as of multiple entry and exit points, because earlier there was no provision that if you have completed 1 year only in your graduation, there will be no degree or diploma you are going to get. You will be called as dropout, but here you will be getting a diploma in 1 year also. So they are talking about that there will be a number of options available, a number of, means a flexibility given in curriculum, a flexibility given in course option, because they are talking about a kind of digital locker. In new education policy, they are talking that every student will be having a kind of digital locker, and if they are means like for doing a BA, if they need 24 credit in 1 year, of course they are going to complete that 24 credit. But if that student want that I want to pursue 4 credit extra from the management department, so that that student can join that also, and that marks will be credited in their digital locker. So whenever they want to use these marks, they can utilize it. It will be uploaded in their locker and it will be saved with them. So this is a kind of thing that the students who want to excel,
who want to do more, who want to do more than their course. They want to learn something else, they can do. Even they are talking about the interdisciplinary work, interdisciplinary research work, and the higher education institution should strengthen this kind of culture they are talking of. And in higher education, the main one important thing when they are talking about holistic education, they are talking about value based education. Education is not only that you are just learning your course, but if you are a educated person, a value based education is must. So they have focused that environment education like climate change, pollution, waste management, sanitization, and other like wildlife conservation. This kind of thing should also be included, and this should be taught to every student. And humanistic, ethical, and constitutional values should be given, like truth and dharma, shanti, prem. Everything should be taught to the child within their higher education curriculum. They are also talking about this global citizenship education. Like I have told that the global issues are also being solved here in this NEP, because if we are going to have the foreign universities campuses here only in India, so what is the need to go outside? Why do we spend so much money there? So this has been a major focus. And as Dr. Rashna has already told about this entry and exit, that there will be like if it is a bachelor's degree of 4 year, last year will be focusing on research, and 3 years will be a degree course. If you left after 2 year, it will be a diploma, and if it is a 1 year, it will be a certificate kind of course. So whenever, if due to your any personal problem you are not able to complete your studies, you are not at loss, and you can continue again whenever you get the opportunity. So this is the best part, I think, that has been provided in NEP. And even in master's program also there is much flexibility has been given with in collaboration with research, because they are talking about that there should be a kind of like in graduation also they have given 1 year for research, basically focusing on research. And I have already told about this, so I'm not going into the detail, as we are already running short of time, I think. So what I can say that in this, if we are talking about the reform, it is actually a reform in Indian higher education system, which were due over since long time, and it is going to have a significant, you can say, significant shift in the education system. And of course, it totally depends on that how we are going to implement the NEP 2020 across the Indian universities. And India is going to be a global destination for higher education, as they have provided so much opportunities for global education here in this NEP. And the regulatory provisions are also very good, that it will be a central nodal agency who will be looking after everything. So they will be knowing that how we are dealing with our finances and how we are dealing with our curriculum. So there will be no kind of conflict or overlapping. These are the references that I have used. So thank you so much. And I would like to thank Rashi for giving me opportunity to talk on NEP. So thank you so much. Thanks to Rashi and to the students who are listening, and to the other speakers and whosoever is listening to my talk. Thank you so much. Okay, thank you so much, madam. You highlighted very important points in a very broad and effective way. For that, thank you so much. You told about that education for every child is very necessary, and the previous education was not taking about the language abstraction,
poor employability we are facing, poor infrastructure, poor quality. So this new education policy is energizing everything. And you told about if institution or university want to be in a qualitative manner, so he has to adopt multidisciplinary research. They should be autonomous, and above that they should take care about the research interest with respect to national requirement. After that, you also told about that if suppose the person is belonging to engineering field, but he or she can adopt sports, music, and in that way they can fulfill their holistic approach in education, so that they can take attachment. By this way, if we take education, whenever they go in any area and discipline, they will also take society and the nation on top. And after that, you also talked about we have to promote global person or international persons in India. So by this way, you have taken a very wonderful talk. And after that, you also talked about digitization. We have to follow Swayam Diksha platform in such a way that science, technology, engineering, and mathematics should be incorporated. And above that, the most important thing that you told or discussed about, whatever education we are taking, we have to collaborate Satya, Dharma, Shanti, Prem, and Ahimsa. So thank you so much, ma'am, for that. Thank you, Rashri. And now I request our organizing team member, Lieutenant Dr. Manoj Kumar sir, that he is going to give vote of thanks to all our dignitaries and distinguished guests and our participants. I want to welcome him. पहले तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम शिल्पी मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा व्याख्यान था आपका, बहुत अच्छा न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे आपने अपनी बात रखी। यूबी किरण मैडम ने बहुत अच्छी तरह उसको समझाया, हमारे बच्चों को समझाया एनसीसी के बारे में कैसे अडॉप्टेशन हो सकता है। मैडम ने अपनी बहुत अच्छी तरह उसको आगे लेकर गए, कैसे हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। मैडम मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एनसीसी में एक इलेक्टिव कोर्सेज अडॉप्ट करने का यूनिवर्सिटी को इसको दे दिया गया था। मतलब ये मैं अपने बच्चे जो हैं इसमें जो जुड़े हुए हैं उनको भी बताना चाहूँगा कि हर यूनिवर्सिटीज़ को इसको अडॉप्ट करने के लिए किया गया था। इसी संदर्भ में हम लोगों ने भी, हमने और राष्ट्रीय मैडम ने भी एक मीटिंग भी कराई थी और एसी के लिए हमने भेजा था कि एनसीसी एक इलेक्टिव कोर्स हो और इसको हर स्टूडेंट जो चाहे इसको क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम में इसको एक डाल दिया जाए, ताकि जो स्टूडेंट इसको चाहे इसको अडॉप्ट करने की वो कर सकता है। पर किसी कारणवश वो मतलब अभी तक उसका फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आ पाया है। पर मैं आपको बताऊं कि आज ही एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक पत्राचार आया है अभी थोड़ी देर पहले, कि उसमें ये मांगा गया है कि हमको हर यूनिवर्सिटीज, हर कॉलेजेस में एक व्याख्यान दीजिए, एक टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दीजिए जिन्होंने इसको इलेक्टिव कोर्स अडॉप्ट किया है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस चीज़ को लेकर के मुझे लगता है कि गहन अध्ययन होने जा रहा है। इसको लेकर के एक रूट मैप तैयार किया जा रहा है, सो दैट इसको सीबीसीएस में या फिर इसको एक अलग से इलेक्टिव कोर्स में किया जाए। इन लाइन विद दैट हमारे वाइस चांसलर साहब का ये कहना है कि हम लोग इसको एक डिफेंस स्टडीज डिपार्टमेंट हम लोग चलवाएं। सॉरी, ये किसी के फोन पे दिखाया जा रहा है। तो इसी संदर्भ में मैडम मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे जो बच्चे इसमें इसको ज्वाइन किया उनका बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूँ और मुझे आशा है कि आप सबने इसको सुना होगा। शुरुआत से जैसे रचना मैडम ने
डॉक्टर रचना मैडम ने जैसे इसको लेकर के गई है, जिसपे इसको हर एंगल में इसको समझाने की कोशिश की है, मैं रचना मैडम का बहुत आभारी हूँ। किसी कारणवश हमारे चीफ गेस्ट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले उन्हीं को फ़ोन कर रहा था और मैं देखना चाह रहा था कि क्या वो कुछ अपने व्याख्यान इसमें दे सकते हैं क्या, पर अपनी व्यस्तता के कारण वो हमसे नहीं जुड़ पाए, बीच में चले गए। मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ कि वो आए, बीच में आए और उन्होंने हमें समय दिया। अंत में हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम, हमारी एनएसएस की टीम और जो बच्चे एनएसएस के पार्टिसिपेट किए हैं, उन सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। चतुर्वेदी सर तो मुझे नहीं दिख पाए, बट करुणा मैडम ऑल द टाइम वो हमारे साथ हैं, वो हमारे साथ जुड़ी रही। उनको तो वो, क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजिंग टीम की मेंबर हैं, तो उनको आभार तो नहीं दे पाएंगे, पर वो हमारे साथी की तरह हमारे साथ चलें, इसके लिए हम आशा करते हैं और इसके लिए उनको धन्यवाद अदा करते हैं। इसके साथ ही सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी के साथ मैं कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करती हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग, जितने भी लोग, हमारे जो मुख्य अतिथि थे और हमारे जो विशिष्ट वक्ता थे, सबकी वजह से ये कार्यक्रम बहुत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। तो अंत में सभी को प्रणाम, सादर अभिनंदन और जय हिंद, जय भारत। Thank you so much. जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।